वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेव ऑडियो बुक FM। एपिसोड 151। धानी धैर्य और जैक्सन की मीटिंग को बीच में रोक उन दोनों को लंच करने के लिए कहती है, जिसपे धैर्य धानी को घूरने लगता है और वही जैक्सन धानी से डबल मीनिंग में उसे मना कर चला जाता है। जैक्सन के जाने के बाद धैर्य धानी को अपनी तरफ कर गुस्से में बोला, क्या जरूरत है किसी अनजान को लंच पे इन्वाइट करने के लिए? क्या तुम उसे जानती हो या फिर वो तुम्हें जानता है जो उसे तुम इन्वाइट कर रही थी? धैर्य बेरुखी से बोला, जिसपे धानी ने नॉर्मल वे में कहा, धैर्य किसी को लंच पे इनवाइट करने के लिए जरूरी तो नहीं कि मैं उसे जानूं। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है कि आप उसे जानते हैं, और फिलहाल वो इंसान पैलेस में था और अभी लंच का टाइम था तो मैंने बस यूं ही उसे पूछ ली। धानी अपनी बात कह एक प्यारी सी स्माइल धैर्य को दे उसका हाथ अपने हाथ में ले अंदर जाते हुए फिर से बोली, अब उन सारी चीजों को छोड़िए और चलिए अंदर, मुझे भूख लगी है। धानी धैर्य को ऑलमोस्ट खींचने की कोशिश करते हुए बोली। धानी के ऐसे बर्ताव करने पे धैर्य का गुस्सा चला तो जाता है, पर वो अब भी उस रास्ते को देख रहा था जहां से जैक्सन अभी गया था। उसे जैक्सन में कुछ अजीब सा लग रहा था। डाइनिंग हॉल में धानी और धैर्य दोनों एक साथ बैठे शांति से लंच कर रहे थे। धानी धैर्य को देखते हुए धीरे धीरे अपना खाना खा रही थी और ये बात धैर्य नोटिस कर उससे बोला, अब ये मत कहना कि तुम्हें आज लंच में इस धैर्य को खाना है, मुझे पचा नहीं पाओगी तुम। धैर्य ने मजाकिया लहजे में कहा, जिसे सुन धानी सकपका गई और उससे जल्दी जल्दी में बोली, धर धैर्य ये का क्या कह रहे हैं आप? कहते हुए धानी ने चम्मच से एक बहुत बड़ा निवाला चावल का अपने मुंह में भर ली और दूसरी तरफ देखने लगी। धैर्य धानी की अजीब हरकतों से परेशान हो, जो भी कहना है कह दो, ऐसे पेट में दबा के मत रखो किसी भी बात को। धैर्य धानी से नॉर्मल वे में बोला, जिसे सुन धानी उसे देखने लगी और बोली, पर अगर आपने मना कर दिया तो? धैर्य गहरी सांस लेके, अगर मना करने वाली बात होगी तो मना कर दूंगा, पर कम से कम कह के तो देखो, हो सकता है मैं हाँ कह दूं। धानी धैर्य की बात सुन धीमी आवाज में संकोच करते हुए, क्या मैं मां से मिलने जा सकती हूँ? धैर्य नॉर्मल वे में, मैंने कभी भी तुम्हें तुम्हारी मां से मिलने के लिए मना किया है? जो आज करूंगा, जाओ मिल लो उनसे। धैर्य ने एक छोटी सी स्माइल के साथ कहा। पर धानी डरी हुई आवाज में संकोच करते हुए फिर से बोली, मैं अपनी मां नहीं आपकी मां की बात कर रही हूँ, क्या मैं उनसे मिलने जा सकती हूँ? धानी चम्मच को प्लेट में यूं ही घुमाते हुए बोली। वो अभी काफी ज्यादा नर्वस थी। उसे पता था कि धैर्य का जवाब क्या होगा, पर फिर भी वो उससे अभी किसी दूसरे जवाब की उम्मीद कर रही थी। वही धैर्य धानी के डर को सच करते हुए उसे बुरी तरह घूर के देखने लगा और बोला, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है धानी कि हमारा उस औरत से कोई रिश्ता नहीं है। वो कल मरने के बजाय आज मर जाए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। धैर्य गुस्से में गरजते हुए बोला। पर धानी धैर्य के एक हाथ को जोर से अपने दोनों हाथ से पकड़ धीमी आवाज में बोली, धैर्य प्लीज आज जाने दीजिए, आज माँ की बहुत याद आ रही है, पता नहीं क्यों दिल आज घबरा रहा है, प्लीज धैर्य आज मिल लेने दीजिए माँ से। मैं वादा करती हूँ अगली बार आपसे मैं इस बारे में कोई जिक्र नहीं करूंगी। धानी धैर्य से विनती करते हुए बोली। और धानी के यूं रिक्वेस्ट करने पे धैर्य धानी को लाचारी में देखने लगा और बोला, धानी क्यों तुम उस औरत के पास जाना चाहती हो? क्या तुम भूल गई उस औरत की वजह से ही तुम खतरे में पड़ गई थी और हम दोनों ऑलमोस्ट अलग हो गए थे। तुम्हारे बिना वो एक एक पल मेरे लिए सदियों की तरह लग रहा था। मैं तो उस समय ये भी नहीं जानता अगर तुम मुझे नहीं मिलती दोबारा तो मैं क्या कर जाता। गुस्से और पागलपन में धैर्य गुस्से में दहाड़ते हुए बोला। उसकी आंखों में अभी नमी आ गई थी। वो उन पलों में अभी चला गया था जब वो चाह के भी धानी को देख नहीं पा रहा था, उसे छू नहीं पा रहा था। ब्लेक डेविल किंग होते हुए भी खुद को लाचार समझ रहा था वो। धानी भी धैर्य के कहने के अंदाज से धैर्य के दर्द का अंदाजा लगा पा रही थी। हाँ, वो फंसी थी रोहन के कब्जे में, वो भी बहुत ही बुरी तरह से, और बहुत ही बुरी तरह वो उस समय डर भी गई थी जब उसे ये पता चला कि रोहन उसके साथ ट्रिक कर रहा था उसे फंसाने के लिए, और उसने धोखे से उसके जूस में ड्रग्स मिला दिया। उसने नशे की हालत में रोहन को अपने बेहद करीब भी महसूस किया था। उसने महसूस किया था कैसे रोहन उसके जिस्म के हर एक भाग को किसी भूखे भेड़िए की तरह घूर रहा था। उस समय वो दिल ही दिल में सिर्फ धैर्य को याद कर रही थी, पर नशे की वजह से वो मुंह से आवाज तक नहीं निकाल पा रही थी। और कुछ देर के बाद नशा उस पर कुछ इस कदर हावी हो गया कि वो अपना होश पूरे तरीके से खो बैठी थी। उसके बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को धैर्य की बाहों में पाया, पूरी तरह से सेफ। ये तो कुछ पल ही थे जिन्हें धानी ने फील किया था, जिनमें वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। उस समय उसे ऐसा लगा जैसे वो फिर कभी धैर्य, दिव्या और अपनी माँ किसी को भी नहीं देख पाएगी फिर कभी। पर धैर्य ने तो उस एक एक पल को जिया था और फील भी किया था। धैर्य ने कुछ देर पहले जो भी कहा उससे धानी की यादें उन पलों की फिर से ताज़ा हो गई, जिससे उसकी आंखें छलक उठी। पर फिर उसने अपने इमोशन को कंट्रोल में किया और धैर्य से बोली, धैर्य जो हो गया उसे कोई बदल नहीं सकता, और फिर उसमें गलती माँ की नहीं मेरी थी। माँ ने मुझे वहां कभी भी रुकने के लिए नहीं कहा था। वो तो रोहन था जिसने अपने मीठी मीठी बातों से मुझे फंसा के रुकने के लिए फोर्स किया था, और मैं उसके बातों की ट्रिक में आ भी गई थी। पर धैर्य अब तो रोहन भी नहीं है और आपने उस बंगले को भी अपने कब्जे में ले लिया है, और इसलिए वहां जाना अब मेरे लिए बिल्कुल सेफ है। फिर आप क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि मुझे उस औरत पे रत्ती भर भरोसा नहीं है, और ना ही उस आदमी पे जिसके साथ वो रहती है।
इसलिए तुम वहां नहीं जाओगी और ये मेरा आखिरी फैसला है, धैर्य ने सख्त लहजे में कहा और उठ के जाने लगा। पर धैर्य के यूं साफ मना करके जाने पे धानी भी गुस्से में आ गई और वो धैर्य के अपोजिट जाते हुए बोली, मुझे माँ से मिलना है और मैं जाऊंगी माँ से मिलने और ये मेरा फैसला है। अब ये आप डिसाइड करिए कि आप मुझे वहां लेके जाएंगे या मैं अकेले चली जाऊं। ये बात कहते हुए धानी की आंखों से आंसू बहने लगे। धैर्य जो कि धानी की बात से काफी ज्यादा गुस्से में था और वो उसकी तरफ पलटा भी था गुस्से में, पर जब उसने धानी की आंखों में आंसू देखा को बहते देखा तो उसका गुस्सा कहीं गायब ही हो गया। वो धानी के एकदम करीब आ उसे अपनी बाहों में भर प्यार से बोला, इतनी सी बात पे तुम्हें रोने की क्या जरूरत है, मैंने सिर्फ मना किया है, थोड़ी ना मैं तुम्हें कैद कर रहा हूं मैं। धानी धैर्य की बात सुन उसे सुबकते हुए देखने लगी। धैर्य ने जब देखा कि धानी अब भी शांत नहीं हो रही तो धैर्य अपना फैसला बदलते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तुम जाना चाहती हो वहां जाओ, पर गार्ड्स के साथ तुम हर पल रहोगी और जो भी हिडन कैमरे हैं उन्हें भी तुम ऑन रखोगी, धैर्य ने प्यार से धानी के आंसू को साफ करते हुए कहा। और धैर्य की बात सुन धानी उसे ध्यान से देखने लगी और बोली, मुझे लगा आप मुझे वहां लेके चलेंगे। धैर्य धानी को बाहों में भरते हुए, मुझे इंपॉर्टेंट काम है इसलिए मैं तुम्हारे साथ फिलहाल नहीं जा सकता, इसलिए तुम गार्ड्स के साथ जाओ, पर अगर तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट काम हुआ तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा, धैर्य चेहरे पे छोटी सी स्माइल लिए बोला। धानी जो कि कुछ देर पहले बच्चों की तरह रो रही थी वो धैर्य की बात सुन बच्चों की तरह खुश भी हो गई और धैर्य को मुस्कुरा के देखने लगी और धैर्य के चारों तरफ अपने दोनों हाथ को कस के लपेट उससे चिपकते हुए बोली, मुझे पता नहीं था मेरे जरा से रोने पे आपको इतना फर्क पड़ने लगा है, थैंक्स धैर्य, मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। धानी धैर्य को इतना ज्यादा बदला हुआ देख बहुत ज्यादा खुश थी और धैर्य से चिपकी हुई थी, धैर्य ने भी धानी को खुद से चिपका के रखा था। यहाँ धैर्य और धानी का रिश्ता और भी ज्यादा गहरा बनते जा रहा था तो वहां इन दोनों को अलग करने के लिए जैक्सन अपनी चाल चल रहा था। वो अभी एक छोटे से मकान के एक छोटे से कमरे में था और उसके सामने धैर्य और धानी की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी। उस फोटो में धैर्य और धानी दोनों काफी ज्यादा खुश थे। धानी उस फोटो में जहां किसी दूसरी चीज को देख रही थी तो वही धैर्य की नजर सिर्फ धानी पे थी। उसने फोटो में भी धानी को खुद से ऐसे चिपका के रखा था जैसे उससे धानी को फोटो में भी कोई दूर खींच लेगा। और जैक्सन दोनों की इस खुशनुमा जोड़ी को अपनी जलती हुई निगाहों से घूर रहा था। वो फोटो के पास आ धानी के चेहरे को अपनी उंगली से छूते हुए, तुम वजह हो इस धैर्य की खुशनुमा जिंदगी की, और अगर एक बार तुम इस आदमी से दूर हो गई तो ये आदमी बिन पानी के मछली तरह तड़प तड़प के मरेगा। एपिसोड 152। धानी धैर्य को किसी तरह से मना के अपनी सास मीनाक्षी जी से मिलने के लिए निकल जाती है और वहीं दूसरी तरफ दिव्या कॉलेज से घर आ बेग को उठा के सोफे पे फेंकते हुए जोर से चिल्लाए, माँ भूख लगी है, खाना दो। सविता जी जो कि सिलाई मशीन पे बैठी सिलाई कर रही थी वो दिव्या की आवाज सुन अपना काम छोड़ दिव्या के पास आई और दिव्या की हरकतों को देख उसे डांटते हुए बोली, दिव्या ये क्या हरकत है, बैग उठाओ और उसे जाके अपने रूम में सलीके से रखो पहले और उसके बाद जाके फ्रेश होके आओ, उसके बाद ही तुम्हें कुछ खाने के लिए मिलेगा। सविता जी दिव्या को डांटते हुए बोली, पर दिव्या अपना मुंह बेचारो सा करते हुए सविता जी के पास आई और उनके साड़ी के पल्लू को पकड़ नखरे करते हुए बोली, मम्मी पहले कुछ खाने के लिए दे दो, उसके बाद जो बोलोगी करूंगी, बहुत तेज भूख लगी है। आपको पता है पेट में जो चूहे हैं वो भी अब भूख की वजह से सुसाइड करना शुरू कर दिए हैं, कम से कम मुझ पे नहीं तो उन चूहों के लिए कुछ खाने को दे दो। सविता जी दिव्या की बात सुन उसे पहले घूर के देखती है, फिर उसके एक कान को मोड़ते हुए बोली, एक बार मैंने कहा ना कि पहले जाके फ्रेश हो और बैग को सलीके से रख, उसके बाद ही खाना मिलेगा, वरना भूखे रह तू भी और वो चूहे भी। मम्मी डांटना है तो ऐसे ही डांट लेना, मेरे कान को क्यों तू मेरे शरीर से अलग करने पे तुली है, प्लीज छोड़ ना मम्मी, दिव्या सविता जी से रिक्वेस्ट करते हुए बोली। सविता जी भी दिव्या के रिक्वेस्ट करने पे उसके कान तो छोड़ देती है पर उसे घूरना बंद नहीं करती। दिव्या सविता जी के यूं घूरने से अपना सर नीचे कर बैग को इज्जत के साथ उठा अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। दिव्या के जाने के बाद सविता जी अपने काम में फिर से लग जाती है। दूसरी तरफ धानी भी अब तक मीनाक्षी जी से मिलने उनके बंगले में पहुंच गई थी। पूरे बंगले में धैर्य के गार्ड्स तैनात थे इसलिए धानी निडर हो अंदर बढ़ जाती है। धानी मीनाक्षी जी और राजेश जी को पूरे बंगले में ढूंढते हुए उनके रूम में जैसे ही पहुंचती है वैसे ही मीनाक्षी जी और राजेश जी को सोता हुआ देख थोड़ी हैरान होती है। धानी मीनाक्षी जी और राजेश जी को आवाज देते हुए, माँ माँ, अंकल अंकल, आप दोनों इस समय क्यों सो रहे हैं, उठिए, कहते हुए धानी अंदर चली जाती है बेड के पास। धानी के बार बार आवाज देने पर भी जब दोनों नहीं उठते तो वो हैरान हो खुद से बोली, बार बार उठाने पे भी नहीं उठ रहे हैं ये दोनों, इतनी गहरी नींद में, वो भी शाम के समय। कहते हुए धानी मीनाक्षी जी के पास जा जैसे ही उनके हाथ को टच करती है तो उनके बॉडी को ठंडा पा हैरान होती है। वो राजेश जी के भी हाथ को टच करती है तो उसे उनकी भी बॉडी ठंडी मिलती है। धानी दोनों की बॉडी को ठंडा पा अंदर से डर जाती है। उसने डॉक्टर की पढ़ाई की थी और इसलिए वो ये जानती थी कि इंसान की बॉडी ठंडी कब पड़ती है। धानी घबराते हुए पहले मीनाक्षी जी की सांसों को उनके नाक पे हाथ रख फील करने की कोशिश करती है और फिर राजेश जी की सांसों को।
पर उसे दोनों की ही सांसें फील नहीं होती। धानी मीनाक्षी जी और राजेश जी दोनों की डेड बॉडी को देख अंदर तक हिल जाती है और लड़खड़ा के फर्श पे गिर जाती है। करीब 5 मिनट तक तो उसे इस बात का भी होश नहीं रहता कि उसे करना क्या है ऐसे सिचुएशन में। 5 मिनट बाद वो खुद को मजबूत कर अपनी आवाज में ताकत लाते हुए जोर से चिल्लाए। गार्ड्स! धानी के आंसू बहे जा रहे थे, वो अब भी जमीन पे बैठी थी। उसके हाथ और पांव जम से गए थे एकदम से। उसने एक समय में नर्स का जॉब किया था और उस समय उसने कई सारी डेड बॉडी भी देखी थी, पर आज मीनाक्षी जी और राजेश जी की डेड बॉडी को वो देख नहीं पा रही थी। धानी के एक आवाज लगाने पे बंगले में जितने भी गार्ड्स थे वो सारे के सारे भागते हुए रूम के अंदर आ जाते हैं और धानी को घबराया हुआ देख उससे डरी हुई आवाज में एक गार्ड बोला, मेम क्या हुआ आपको, आप इस तरह से क्यों रो रही है? धानी उस गार्ड की आवाज सुन अपनी जगह से खड़ी हो उसके पास आ चिल्लाते हुए, ये सब कब हुआ? कैसे इन दोनों की जान गई? क्या किया तुम लोगों ने इन दोनों के साथ, बोलो? धानी राजेश जी और मीनाक्षी जी की डेड बॉडी की तरफ इशारा करते हुए चिल्ला के बोली। और धानी की बात सुन सारे के सारे गार्ड दोनों को मारा हुआ देख हैरान होते हुए धानी से बोले, मेम हमारा यकीन करिए, हमने इनके साथ कुछ नहीं किया। बल्कि दोपहर तक तो ये दोनों जिंदा थे और एकदम सही सलामत भी, और अंकल ने अच्छे से लंच भी किया था और आंटी को भी कराया था लंच, पर अभी इन दोनों की डेथ कैसे हो गई हमें नहीं पता। धानी गार्ड की बात सुन हैरान हो गई। वो हैरानी से फर्श पे फिर से बैठ गई और राजेश जी और मीनाक्षी जी की डेड बॉडी को देखते हुए बोली, आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे के बिना एक पल भी जीना गवारा नहीं था आप दोनों को, इसलिए आप दोनों ने साथ में जिंदगी को ही छोड़ दिया एक दूसरे का साथ छोड़ने के बजाय। धानी बेजान सी फर्श पे बैठी हुई खुद से बोली। उसके आंख से आंसू अब भी बहे जा रहे थे, पलकों ने फड़कना बंद कर दिया था। वो एक टक बस उन दोनों को देखे जा रही थी। गार्ड्स जब धानी की ऐसी हालत देखते हैं तो वो सबसे पहले धैर्य को कॉल कर सब कुछ बता देते हैं, फिर कुछ डॉक्टर्स को भी बुला लेते हैं। गार्ड्स के कॉल करने के करीब 10 मिनट के अंदर ही धैर्य भागा भागा बंगले में आता है। धैर्य के आते ही गार्ड्स उसे रास्ता दे अपना सर झुका उसके सामने खड़े हो जाते हैं। धैर्य जैसे ही कमरे में आता है वैसे ही अपनी मां मीनाक्षी जी की डेड बॉडी के साथ राजेश जी की डेड बॉडी को देख कड़वाहट में मुस्कुराते हुए बोला, इतना ज्यादा प्यार करते थे आप दोनों एक दूसरे से, इसलिए एक आप लोगों ने मेरे पिता को धोखा दिया। अच्छी बात है। धैर्य एक टक अपनी मां को देखे जा रहा था और उनके लिए और भी ज्यादा कड़वाहट उसके मन में बढ़ रही थी। धैर्य अपनी नजर मीनाक्षी जी से हटा कुछ दूरी पे फर्श पे बेजान सी बैठी हुई धानी को देखता है तो उसके पास आ उसे उठा उससे सख्त लहजे में बोला, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, गैरों के लिए आंसू मत बहाया करो। धानी धैर्य की ऐसी कड़वाहट से भरी बातें सुन होश में आई और उसकी ओर हैरानी से देखते हुए बोली, धैर्य ये जो औरत है ना ये आपकी माँ है। इस औरत ने आपको जन्म दिया है और फिलहाल ये औरत मर चुकी है, इसलिए कम से कम अब तो इनके लिए ऐसे शब्द मत निकालिए। धानी सख्ती से बोली। और धानी की बात सुन धैर्य मीनाक्षी जी की डेड बॉडी को देखते हुए बोला, मेरे अंदर ये जो कड़वाहट भरी है ना धानी, ये इनके मरने के बाद तो क्या मेरे मरने के बाद भी नहीं जाएगी, इसलिए जो कह रहा हूं वो करो और रोना बंद करो वरना। धैर्य वरना बोल चुप हो जाता है, पर धानी धैर्य को घूर के देखते हुए बोली, वरना क्या धैर्य? अगर मैंने अपनी मेरी हुई सास और उनके पति के लिए आंसू बहाए तो क्या करेंगे आप? धैर्य धानी को अपने ओपोजिट जाता देख हैरान होता है। आज काफी समय के बाद धानी उसके ओपोजिट जा रही थी और निडर हो उसकी आंखों में आंखें मिला उससे बातें कर रही थी। धैर्य धानी की निडरता देख काफी ज्यादा हैरान होता है और शांत हो एक टक धानी को देखने लगता है। धानी भी धैर्य से बोल के उससे अपना मुंह फेर मीनाक्षी जी और राजेश जी की तरफ अपना चेहरा कर लेती है और उन्हें देखते हुए उनके लिए आंसू बहाने लगती है। कुछ देर में डॉक्टर्स की पूरी टीम आती है और मीनाक्षी जी और राजेश जी की डेड बॉडी को लेके चली जाती है। धानी भी उन लोगों के साथ जाने को आगे बढ़ती है, पर धैर्य धानी की कलाई पकड़ उसे रोकते हुए सख्त लहजे में बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी। धानी धैर्य से अपनी कलाई झटके में छुड़ा, मैं जा रही हूँ धैर्य, और ये बात मैं आपसे पूछ नहीं रही आपको बता रही हूँ मैं। धानी अपनी बात कह वहां से चली जाती है। धैर्य हैरानी से धानी को जाते हुए देखता रह जाता है। धानी के जाने के बाद एक गार्ड धैर्य के सामने आ, सर आप कहे तो हम मेम को रोक सकते हैं वहां जाने से। धैर्य उस गार्ड की बात सुन उसके जबड़े को कस के दबाते हुए, जिस लड़की को मैं नहीं रोक पाया उसे रोकने की हिम्मत तो करेगा, इतनी हिम्मत तेरी, कहते हुए धैर्य अपनी पकड़ उस गार्ड के जबड़े पे और भी ज्यादा मजबूत करने लगता है। याद रखो तुम सब के सब, मेरी पत्नी मेरी धानी को सिर्फ मैं दर्द दे सकता हूँ और अगर उसके अलावा किसी और ने इस बारे में सोचा भी तो उसके सर को उसके जिस्म से अलग करने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। धैर्य अपनी कह उस गार्ड को झटके के साथ छोड़ देता है। धैर्य के यूं छोड़ने पे वो गार्ड गिर जाता है। धैर्य ने उस गार्ड के जबड़े को इतनी ताकत के साथ दबाया था कि उस गार्ड के मुंह से खून निकलने लगा था और उसके कुछ दांत तक टूट चुके थे। धैर्य उस गार्ड को छोड़ने के बाद कमरे से बाहर निकल धानी के पीछे ऑलमोस्ट भागते हुए जाता है, पर तब तक धानी की कार एम्बुलेंस के साथ चली गई होती है। एपिसोड 153। धानी धैर्य के मना करने के बाद भी उससे अपना हाथ छुड़ा एम्बुलेंस के पीछे चली जाती है। धैर्य जब तक धानी को रोकने के लिए बाहर आता है तब तक उसकी कार हवा की स्पीड से गायब हो जाती है।
धैर्य धानी को जाता देख खुद से बोला, तुम्हें पता है धानी, मैं तुम्हारी नाराजगी नहीं झेल सकता, फिर भी तुम न सिर्फ मुझसे नाराज हो बल्कि मेरे मना करने के बाद भी वो काम कर रही हो जो मुझे पसंद नहीं। धैर्य गुस्से में दांत पिसते हुए खुद से बोला और अपनी कार में बैठ हॉस्पिटल की ओर चला गया। हॉस्पिटल। कुछ देर बाद धैर्य हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे सामने धानी दिखाई देती है, जो कि पोस्टमार्टम वार्ड के बाहर बैठी डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रही थी। धैर्य धानी को ऐसी जगह पे अकेला बैठा देख गुस्से में उसकी ओर बढ़ जाता है। धानी को भी धैर्य के आने का एहसास हो गया था और उसे ये भी बहुत अच्छे से पता था कि धैर्य काफी ज्यादा गुस्से में है क्योंकि वो उसके ओपोजिट गई है। पर ये सब जानने के बाद भी धानी ने एक बार भी मुड़ के धैर्य की तरफ ना ही देखती है और ना ही वो अपनी जगह से खड़ी हुई। उसकी हरकतें देख साफ एहसास हो रहा था कि वो इस बार अपनी सास और उनके पति के लिए धैर्य को खिलाफ जाने का मन बना चुकी है। और धैर्य को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई भी उसके खिलाफ जाए, स्पेशली धानी। धैर्य अभी गुस्से में धानी के पास आ ही रहा था कि तभी उसे पीछे से आवाज आई। धानी उस आवाज को सुन अपनी जगह पे खड़ी हुई और नम आंखों से उसे देखते हुए धैर्य को पूरी तरह से अवॉइड कर उसके साइड से निकल उसके पास चली गई। ये सविता जी थी जो कि दिव्या के साथ धानी के पास आई थी, ऐसे सिचुएशन में उसकी हिम्मत बनने और उसका साथ देने। धानी हॉस्पिटल आने के लिए जैसे ही कार में बैठी वैसे ही उसने अपनी मां और दिव्या को फोन कर सब कुछ बता दिया। और जैसे ही सविता जी और दिव्या को इन सारी चीजों के बारे में पता चला वो दोनों अपना सारा काम छोड़ के यहाँ हॉस्पिटल आ गई। धानी ने जैसे ही अपनी मां को देखा उसके अंदर का बच्चा जाग गया और वो अपनी मां से लिपट के किसी बच्चे की तरह रोने लगी। मम्मी, माँ और अंकल दोनों ने साथ में इस दुनिया को छोड़ दिया। बहुत दर्द हो रहा है मुझे मम्मी, मैं आखिरी समय में उन दोनों के साथ भी नहीं रह पाई। हम कहते हुए धानी जोर जोर से रोने लगी। सविता जी ने भी उसे खुद से चिपका लिया और उसके बाल को और पीठ को सहलाते हुए उसे शांत होने का वेट करने लगी। धैर्य ये सब कुछ शांति से दूर से खड़े हो बस देखे जा रहा था। वो अभी किसी समुद्र की तरह एकदम शांत था। कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई फीलिंग नहीं, उसके चेहरे पे अभी किसी भी तरह के कोई भी एहसास दिखाई ही नहीं दे रहे थे। धानी काफी देर तक रोने के बाद जब शांत हुई तो सविता जी ने उसे खुद से अलग किया और उसके आंसू को साफ कर उससे प्यार से कहा, जिससे हम प्यार करते हैं वो अगर हमें छोड़ के जाए तो दुख तो होता ही है बेटा, पर अगर तू ऐसे रोएगी तो तेरी सास की आत्मा को और दुख होगा, इसलिए रो मत और खुशी खुशी उन्हें इस दुनिया से जाने में मदद कर। जो भी तुझसे हो सकता है वो कर तू, तेरी माँ तेरे साथ है। सविता जी चेहरे पे छोटी सी स्माइल लिए बोली। और सविता जी के चेहरे की ये स्माइल और उनकी बातों ने धानी की हिम्मत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। उसके चेहरे पे कुछ देर पहले जो हल्की सी कंफ्यूजन दिख रही थी वो भी अब पूरी तरह से गायब हो गई क्योंकि उसकी माँ उसके साथ थी। अब उसने अब पूरी तरह से धैर्य को अवॉइड किया और अपनी माँ और दिव्या को लेकर धैर्य के साइड से जाने लगी और धैर्य ये सब कुछ सर्द नजरों से देखने लगा। सविता जी को धानी के लाइफ में क्या चल रहा है वो सब कुछ पता था। धानी अपनी माँ को छोटी से छोटी बात बताती थी, इसलिए उन्हें अभी ये भी पता था कि धैर्य के मन में अभी क्या चल रहा है। इसलिए वो रास्ते में ही रुकी धैर्य के पास और उसे देखते हुए ममता भरे लहजे में बोली, दामाद जी, वो आपकी माँ थी, जैसे भी थी जो भी थी, पर यह सच नहीं बदलेगा कि उन्होंने आपको जन्म दिया था। आपकी रगों में बहता हुआ खून का एक एक कतरा उनकी देन है, इसलिए आपका अब फर्ज बनता है कि आप उनके दूध का कर्ज उतारें और उनका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ करें। सविता जी ने अपनी बात निडर होकर कहा और धैर्य उन्हें एकटक देखने लगा। कुछ देर तक धैर्य नर उन्हें देखने के बाद अपनी नजर हटा के धानी पे डालता है और उसे देखने लगता है, पर धानी एक बार भी अपनी नजर उठा के धैर्य को नहीं देखती। उसकी नजर नीचे की तरफ थी। उसकी आंख से रह रह के आंसू की बूंदें कुछ सेकंड्स में गिर रही थी, जबकि धैर्य ने उससे साफ लफ्जों में कह दिया था कि उसे उसकी आंखों में आंसू का एक कतरा भी किसी और के नाम का नहीं चाहिए। ये सब जानते हुए भी धानी ने ना ही अपने उन आंसुओं को पोंछा और ना ही उसने एक बार भी अपनी नजर उठा के धैर्य को देखी। धैर्य धानी के एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से नोटिस कर उसे देखते हुए सविता जी से बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी रगों में किसका दूध खून बन के दौड़ रहा है। उस औरत ने मुझे 8 साल की उम्र में छोड़ दिया था, उसके बाद उसने कभी भी मुड़ के भी मुझे नहीं देखा, इसलिए वो औरत मेरे लिए बहुत साल पहले ही मर गई थी। आज के समय में मुझे सिर्फ एक ही इंसान से फर्क पड़ता है और वो आपकी बेटी और मेरी पत्नी धानी है। और अभी वो मुझसे नाराज है, मेरी तरफ अपनी नजर तक उठा के भी नहीं देख रही और मुझे अभी सिर्फ इस बात से फर्क पड़ रहा है। सविता जी और दिव्या पूरी तरह हैरान हो गई धैर्य की ऐसी बातें सुन के। दो की दोनों हैरानी से कभी धैर्य को देखती तो कभी धानी को। धानी भी सबके साथ में वही खड़ी थी, पर उसे देख ऐसा कहीं से भी एहसास नहीं हो रहा था कि उसे धैर्य की कोई भी बात सुनाई भी दी। वो अब भी सर्द नजरों के साथ नीचे की तरफ देख रही थी और अपनी आंखों से आंसू बहाए जा रही थी, अपनी मां से पीछे से एक साइड में चिपकी हुए। धैर्य इन सारी चीजों को अच्छे से नोटिस कर अपनी बात बिना किसी संकोच के कंटिन्यू रखते हुए आगे बोला, अगर धानी चाहती है तो मैं इस फर्ज को पूरा करूंगा, पर उसके लिए उसे मेरे पास आना होगा फिर से। धैर्य एक टक धानी को देखते हुए बोला और धैर्य की बात सुन धानी अपनी नजरें उठा के धैर्य को देखने लगी। धानी को धैर्य की आंखों में अपने लिए तड़प साफ दिखाई दे रहा था।
वो बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर वो कुछ और देर धैर्य से दूर रही तो धैर्य अपना आपा खो देगा, पर फिर भी वो उससे दूर रही और उससे बोली, अगर मैं आपके पास फिर से आ जाऊंगी तो क्या आप माँ और अंकल दोनों का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ पूरा करेंगे, एक बेटे की तरह? धैर्य धानी को देखते हुए, अगर तुम चाहती हो तो मैं करूंगा, पर पहले यहाँ आओ मेरे पास। धानी धैर्य की बात का कोई भी जवाब देती या रिएक्ट करती उससे पहले ही उसे अपने पीछे से आवाज आई। उस आवाज को सुन सभी उस ओर देखने लगे। मिसेस धानी और मिस्टर धैर्य, ये मिसेस मीनाक्षी और मिस्टर राजेश जी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। मिसेस मीनाक्षी की डेथ उनकी बीमारी की वजह से हुई है और मिस्टर राजेश की डेथ साइलेंट हार्ट अटैक आने की वजह से हुआ है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसमें सब कुछ डिटेल में लिखा है, आप दोनों पढ़ सकते हैं। डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट धानी के हाथ में दे आगे बोले, कुछ देर में आपको दोनों डेथ बॉडी सौंप दी जाएगी, उसके बाद आप उनका अंतिम संस्कार चाहे जैसे कर सकते हैं। डॉक्टर अपनी बात कह चले जाते हैं और डॉक्टर की बात सुन धानी धैर्य को देखने लगी। धैर्य की नजरें अब भी एक टक धानी पे थी। आंसू का एक भी कतरा उसकी आंखों में अब भी दिखाई नहीं दे रहा था और सविता जी और दिव्या ये देख हैरान हुई। उन्होंने धानी के हाथ पे अपने हाथ को रखा और उसे आंखों से कुछ इशारा किया। धानी उस इशारे को समझ कुछ सोचते हुए धैर्य के पास आ। धैर्य, प्लीज एक बेटे होने का फर्ज निभाइए। माँ और अंकल को इस दुनिया को छोड़ के जाने में मदद कर दीजिए, प्लीज। धानी धैर्य के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ के विनती करते हुए बोली। धैर्य की नजरें अब भी धानी पे एक टक टिकी हुई थी। वो अब भी वैसे ही एक्सप्रेशन लेस हो धानी को देखे जा रहा था। तभी उसके कान में एक और मीठी सी आवाज आई, प्लीज जीजू, दिदू की बात मान लीजिए और इस बार अपनी नफरत को साइड में रख के एक बेटे होने का फर्ज निभाइए। दिव्या भी धानी के पास आ धैर्य के सामने अपने हाथ जोड़ उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोली। ये पहली बार था जब दिव्या धैर्य से इज्जत भरे लहजे में बात कर रही थी और ये देख धैर्य हैरान हुआ। उसके हाथ खुद ही ऊपर की तरफ उठे और उसने दिव्या के हाथ को अपने एक हाथ में थामते हुए कहा, तुम ये सब मत करो, ये सब कुछ तुम पे सूट नहीं करता बिल्कुल भी, कहके वो हल्का सा मुस्कुरा देता है। धानी और दिव्या धैर्य को मुस्कुराते हुए देख खुश हो जाते हैं और दोनों साथ में धैर्य से लिपट जाती हैं। धैर्य भी अपनी दोनों बाह में धानी और दिव्या को भर लेता है कस के। सविता जी सब कुछ नॉर्मल होता देख सुकून से मुस्कुरा देती है। एपिसोड 154। सविता जी, दिव्या और धानी तीनों के मनाने पे धैर्य ना चाहते हुए भी मीनाक्षी जी और राजेश जी का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ करता है। उसने अपने कहे मुताबिक शहर के सबसे बड़े पंडित तक को बुलवाया था और वो पंडित जैसा कहते धैर्य उस हिसाब से करता। उसने मीनाक्षी जी और राजेश जी की अस्थियों को भी त्रिवेणी संगम जाके पूरे रीति रिवाज के साथ बहाया भी था और धानी इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा खुश थी। उसके चेहरे पे इस बीच हमेशा ही चमक रहती क्योंकि धैर्य मीनाक्षी जी के लिए अपनी नफरत को भुला के अपने बेटे होने का फर्ज निभा रहा था। सारे रस्म और रिवाज निभाने में पूरे 15 दिन लगे। इन 15 दिन में धैर्य प्रॉपर तरीके से ऑफिस भी नहीं जा पाता। वो पैलेस में ही रह के अपने काम करता और रेहान के जरिए अपने इलीगल काम को करवाता। और वही जैक्सन लाख कोशिश कर रहा था कि धैर्य के साथ उसका प्रोजेक्ट साइन हो जाए, पर धैर्य हर बार कोई ना कोई बहाना करके उसे टाल देता। वो धैर्य से मिलने पैलेस भी आता पर क्योंकि धैर्य बिजी था इसलिए वो धैर्य से नहीं मिल पाता। 20 दिन बाद आज पैलेस में शांति पूजा रखवाई गई थी मीनाक्षी जी और राजेश जी के आत्मा की शांति के लिए। इसलिए इस पूजा में कुछ आम लोग भी आए थे जिन्हें नॉर्मली पैलेस में पैर भी रखने की परमिशन नहीं थी। और ये सब किया धरा धानी का था और क्योंकि ये सब धानी ने किया था इसलिए धैर्य चाह के भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। बस अपने पैलेस के बड़े से हॉल में लोगों की भीड़ को अपनी चाकू से भी नौबदार नजर से घूर के देख रहा था दूर से। ग्रिन हॉल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा हवन कुंड था। उस हवन कुंड से कुछ दूरी पे मीनाक्षी जी और राजेश जी की तस्वीर थी बड़ी सी, जिसपे चंदन के फूलों की माला चढ़ी थी। उसी हवन कुंड के एक साइड में दिव्या और सविता जी बैठी थी, अपना हाथ जोड़े। धैर्य भी सीढ़ियों पे खड़ा हो धानी के रूम से बाहर आने का इंतजार कर रहा था और उन आम लोगों को घूर के देख रहा था जो कि मीनाक्षी जी और राजेश जी के आत्मा की शांति के लिए आए थे, पर मुंह उनमें से किसी का भी 1 मिनट के लिए भी नहीं बंद हुआ था। सब अपने में ही बोले जा रहे थे। आम लोग हवन कुंड से अच्छी खासी दूरी बना चारों तरफ बिछे मखमल के कार्पेट पे बैठे थे। इन लोगों में जैक्सन और उसका असिस्टेंट जॉर्ज भी था। दोनों आम लोगों के साथ बैठे थे, सफेद कलर की पेंट शर्ट पहने और चोर नजरों से पूरे पैलेस की छोटी से छोटी चीज को नोटिस कर रहे थे। वही कुछ दूरी पे रेहान भी खड़ा था, सफेद कलर की पेंट शर्ट पहने, और उसकी एक टक नजर अभी सिर्फ एक ही लड़की पे थी और वो थी दिव्या। दिव्या ने भी अभी व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रुपट्टे से सर पर पल्लू ले रखी थी। उसके बाल हल्के खुले थे, उसने मेकअप जरा सा भी नहीं की थी, पर फिर भी वो अभी बहुत ही ज्यादा क्यूट और खूबसूरत लग रही थी। क्यूट इसलिए क्योंकि वो आई यहाँ दुख में थी, पर फिर भी उसकी नजर बार बार डाइनिंग एरिया पे जा रही थी जहां सभी आए मेहमानों के लिए तरह तरह के खाने की चीजें थी। दिव्या उन चीजों को देख अपनी राल को अपने गले के नीचे उतार विचारों जैसे शक्ल बना के रखी थी, और दिव्या की ये हरकत रेहान के दिल की घंटी को जोर जोर से बजा रही थी। वो यहाँ आया तो था सिक्योरिटी चेक करने, पर दिव्या की क्यूटनेस में वो सब कुछ भूले एक जगह पे खड़ा बस उसे देखे जा रहा था।
इस शांति पूजा में धैर्य ने भी आज व्हाइट कलर की कॉटन की धोती पहन के एक व्हाइट कलर के कॉटन के दुपट्टे को अपने कंधे पे एक साइड में लटका के रखा था, पूरी तरह से भारतीय परंपरा के अनुसार। और क्योंकि उसने अभी अपनी ऊपर की बॉडी पे कुछ भी नहीं पहना था, इसलिए आज उसकी सिक्स पैक एब्स, बाइसेप्स, मजबूत मसल सब कुछ हॉल में बैठी लड़कियां तो लड़कियां धैर्य से उम्र में बड़ी औरतें तक ताड़ रही थी। अभी उन सभी का दिल धैर्य की इस मर्दानी बॉडी को छूने का कर रहा था। सच में अभी अगर धानी की नजर इन औरतों और लड़कियों पे जाती तो उसे जलसी जरूर होती इस बात से कि आज उसके पति के जिस्म को दूसरे लोग खुल के ताड़ रहे हैं। खैर छोड़ो, धैर्य की सख्त नजर अभी अपने कमरे की तरफ थी जिसके खुलने का वो अभी वेट कर रहा था। उसका ये इंतजार भी बहुत जल्द खत्म होता है और धानी कमरे से बाहर आती है, हाथ में एक थाल लिए जिसमें कुछ सामान था। उसने भी अभी व्हाइट कलर की कॉटन सिल्क की साड़ी पहनी थी, छोटी सी व्हाइट बिंदी, मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर और साथ में खुले बाल और उसमें भी सर पे पल्लू। उसने मेकअप आज नाम के लिए भी नहीं की थी, पर फिर भी उसकी खूबसूरती निखर के बाहर आ रही थी। हवा में लहराते उसके बाल उसकी खूबसूरती पे कयामत ढा रही थी, जिससे सिर्फ धैर्य का दिल ही नहीं काफी सारे लोगों का दिल भी धड़कने लगा। और इन काफी सारे लोगों में एक जैक्सन भी था। उसकी भी नजर जैसे ही धानी पे पड़ती है वो उसकी सादगी में भी निखर के आ रही खूबसूरती में खो जाता है और बिना पलक झपकाए एक टक धानी को देखने लगा। वही धानी चेहरे पे छोटी सी स्माइल लिए धैर्य के पास आई और उससे मीठी सी आवाज में बोली, चले पूजा करने। धैर्य धानी को ऊपर से नीचे तक घूर के देखते हुए, तुमने सफेद कलर क्यों पहना है? धानी नॉर्मल वे में, आज शांति पूजा है इसलिए, और सफेद कलर सिर्फ मैंने नहीं सभी ने पहना है, खुद आपने भी तो पहना है, देखिए खुद को। धैर्य बेरुखी से, गो एंड चेंज इट राइट नाउ। धानी हैरानी से, पर क्यों धैर्य? धैर्य सख्ती से, मुझे तुम पर ये सफेद कलर नहीं पसंद इसलिए इसे बदल के आओ अभी। धानी ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट करते हुए, धैर्य पूजा होने के बाद चेंज कर लूंगी मैं, बस कुछ देर की बात है, रहने दीजिए प्लीज। धैर्य शब्दों पे जोर देते हुए, मैं दोबारा अपनी बात नहीं दोहराऊंगा। धानी धैर्य के यूफोर्स करने पे मायूस सा चेहरा ले हाथ में ली हुई थाल को पास में खड़ी मैट को पकड़ा कमरे में फिर से चली जाती है। और कुछ ही देर में धानी डार्क क्रीम कलर की साड़ी पहन बाहर धैर्य के पास आती है। धानी धैर्य को देखते हुए, अब ठीक है, क्या मैं इसे पहन सकती हूँ? धैर्य धानी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, हम चलो अब बोल के धैर्य धानी के हाथ को थाम आगे बढ़ जाता है। कुछ देर में शांति पूजा शुरू होती है। धैर्य पंडित जी के कहे अनुसार सब कुछ कर रहा था और अब सारे लोग शांति पूजा को शांति से बैठे पूरा होते हुए देखने लगे। पर इन सब में सिर्फ जैक्सन ऐसा था जिसकी नजर सिर्फ धानी पे थी। धानी का एक साइड से चेहरा उसकी तरफ था जिसे निहारते हुए उसके चेहरे पे एक मीठी सी स्माइल आ गई। जॉर्ज जब बाकी की चीजों से अपनी नजर हटा जैक्सन पे ध्यान देता है तो हैरान हो जैक्सन से धीमी आवाज में बोला, शी इज द वाइफ ऑफ आवर एनिमी एंड दिस टाइप ऑफ फीलिंग फॉर एनिमीज वाइफ विल रूइन आवर प्लान एंड एवरीथिंग एल्स, सो कंट्रोल योर फीलिंग फॉर हर। जॉर्ज जैक्सन को बहुत ही धीमी आवाज में सतर्क करते हुए बोला और जॉर्ज के यूं कहने पे जैक्सन उसे हैरानी से देखने लगा। मेरे दिल में उस धैर्य की वाइफ के लिए किसी भी तरह की कोई फीलिंग नहीं है और ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, जैक्सन सख्त लहजे में बोला, जिस पर जॉर्ज सामने की ओर देखते हुए सपाट लहजे में बोला, मैं सिर्फ आपका असिस्टेंट हूं और आपको गलत रास्ते पे जाने से रोकना मेरा काम है और इसीलिए बिग बॉस ने मुझे आपका असिस्टेंट बनाया था। और रही फीलिंग की बात, तो धानी जैसी खूबसूरत और साफ दिल की लड़की अगर धैर्य जैसे स्टोन हॉट डेविल के दिल को धड़का के उसे अपने आगे झुका सकती है तो आपकी उसके आगे कोई औकात नहीं है, इसलिए उससे दूर रहिए। जॉर्ज अपनी बात सामने की ओर सर्द नजरों से देखते हुए सीधे सीधे शब्दों में बोला और दिखावे के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ आंख बंद कर बैठ जाता है। दूसरी ओर धैर्य और धानी मिलकर शांति पूजा खत्म कर लेते हैं। शांति पूजा खत्म होने के बाद सारे मेहमानों को मीनाक्षी जी और राजेश जी के बड़ी सी तस्वीर के पास हाथ में लिए फूलों को उनके पास रख जाने लगे खाने के लिए। कुछ ही देर में सारी पब्लिक चली जाती है। धैर्य को ये सारी चीजें पसंद नहीं थी, इसलिए वो पूजा खत्म होने के तुरंत बाद ही कमरे में चला गया था। सब कुछ खत्म होने के बाद सविता जी भी दिव्या के साथ चली जाती है। रेहान खुद दोनों को उनके घर छोड़ने के लिए उनके साथ जाता है। जैक्सन और जॉर्ज भी अपने काम की सारी चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करके चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद सर्वेंट सब कुछ साफ करने लगते हैं। धानी भी रेस्ट करने के लिए कमरे की ओर बढ़ जाती है। एपिसोड 155। धानी जैसे ही कमरे में पहुंचती है वैसे ही धैर्य धानी का हाथ पकड़ अपने करीब खींच डोर को झटके में बंद कर धानी को अपनी बाहों में उठा लेता है। धानी धैर्य के ऐसे करने पे हैरान हो बोली, धैर्य ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, मैं थकी हुई हूं, मुझे आराम करना है। धैर्य धानी को लेके बेड की तरफ बढ़ते हुए, तुम्हारे लिए मेरे दिल में ये जो तड़प है पहले इसे शांत कर दो, उसके बाद आराम से आराम कर लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। कहते हुए धैर्य धानी को बेड पे लेटा अपनी पहनी हुई धोती को निकाल देता है झटके में और उसे मसलते हुए फेंक देता है एक कोने में धानी को देखते हुए। अब वो धानी के सामने सिर्फ एक ट्रंक में था, उसके अलावा उसकी पूरी बॉडी पे कुछ भी नहीं था।
धानी, जिसने पता नहीं कितनी बार धैर्य को ऐसे देखा है, उसका भी दिल अभी धैर्य की मर्दानी मस्क्यूलर बॉडी को देख जोर से धड़कने लगा और बहुत ज्यादा थके होने के बाद भी उसके चेहरे पे चमक आ गई धैर्य को ऐसे देख के। पर फिर भी धानी बेड पे पीछे की तरफ खसकते हुए बोली, धर धैर्य प्लीज नहीं, मैं सच में बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। धैर्य धानी के पास बेड पे आते हुए उसके चेहरे की चमक को अच्छे से नोटिस कर, क्या सच में तुम नहीं चाहती कि हम दोनों अभी कुछ करें? कहते हुए धैर्य धानी के और भी ज्यादा करीब आने लगा और साड़ी से झलकते उसके पेट पे अपने हाथ घुमाने लगा सेक्सुअल तरीके से। धैर्य अभी जिस तरह से धानी के पूरे पेट पे अपने हाथ घुमा रहा था, उससे धानी की सांसें बढ़ रही थी। वो बेड पे लेट धैर्य के टच को फील कर अपने होंठों को चबाने लगी और धानी को ऐसे करते देख धैर्य के चेहरे पे एक तीखी मुस्कान आ गई। उसने धानी को और भी ज्यादा बहकाने के लिए अपने होंठों को धानी के खुले पेट पे और ज्यादा घुमाने लगा। धैर्य अभी धानी के खुले पेट को स्मूच कर रहा था सेंसुअल तरीके से, और इसलिए धानी की पकड़ अब धैर्य के कंधे और उसके बाल पे कसने लगी। वो अपनी आंखें बंद कर, आह धैर्य प्लीज मत करिए, ये सब कहते हुए धानी अपने होंठों को काटने लगी फिर से। धैर्य धानी के यूं मना करने पे अपनी नजर उठा के धानी को देखने लगा और उसे पूरी तरह से बहका हुआ देख टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, ठीक है नहीं करता मैं, कहके वो अलग हो गया धानी से और बेड से उठ जाने लगा। उसका मन अभी धानी को छेड़ने का कर रहा था, जिसे हमारी भोली भाली धानी बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। और धैर्य के यूं दूर होने पे धानी अपनी आंख खोल उसे हैरानी से देखने लगी और उसके हाथ को पकड़ उसे रोकते हुए बोली, आप सच में जा रहे हैं? धैर्य नाटक करते हुए, तुम ही तो चाहती हो ना कि मैं कुछ ना करूं क्योंकि तुम थकी हुई हो, इसलिए मैं जा रहा हूं, तुम आराम करो, कहके धैर्य धानी से अपने हाथ छुड़ा बेड से दूर जाने लगा। धानी ने जैसे ही देखा कि धैर्य जा रहा है वैसे ही वो खड़ी हुई और जल्दी जल्दी में बोली, वो तो मैं पहले थकी हुई थी पर अभी मैं एकदम फ्रेश फील कर रही हूँ, इसलिए अगर आप चाहते हैं तो मैं रेडी हूँ। धानी अपनी बढ़ी हुई सांसों को कंट्रोल करते हुए बोली। उसकी बॉडी अभी काफी ज्यादा गर्म हो गई थी और अभी उसका जिस्म धैर्य में समाने को कर रहा था, इसलिए उसके दिमाग ने अभी काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया। और धानी के यूं रोकने पे धैर्य के चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई, पर फिर उसने अपने चेहरे को नॉर्मल किया और धानी की तरफ मुड़ उससे बोला, पर तुम तो अभी थकी हुई हो ना, और ऐसे में तुम मुझे झेल भी नहीं पाओगी। धैर्य चेहरे पे झूठी मासूमियत बरकरार रखे हुए बोला। और फिलहाल धैर्य के प्यार के लिए तरसती धानी के दिल और जिस्म ने दिमाग को ये तक समझने का मौका नहीं दिया कि धैर्य उसे छेड़ रहा है और उसकी इस हालत का मजाक बना रहा है। और हमारी भोली भाली धानी धैर्य के जाल में खुद ही खुद को फंसाते हुए बोली, मैं अब इतनी भी कमजोर नहीं हूं कि आपको झेल ना पाऊं धैर्य, सच्ची। धानी धैर्य के चालाकी से अनजान पूरे दिल से उसे रोकने के लिए बोली, और धानी के यूं रोकने पे और उसकी ये मासूमियत देख धैर्य का दिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ने लगा। वो अब खुद को और रोक नहीं पाया और धानी के हाथ को पकड़ उसे अपने करीब खींच उसकी कमर को जकड़ते हुए बोला, क्या सच में तुम इतनी ज्यादा डेस्परेट हो मेरे लिए? कहते हुए धैर्य धानी के गले पे अपने होंठ घुमाने लगा। धानी के दिमाग ने काम तो करना पहले ही बंद कर दिया था और अब धैर्य की इन हरकतों ने उसे बहकाना शुरू कर दिया, जिसका फायदा धैर्य को बहुत अच्छे आता था उठाना। धैर्य के यूं होंठ घुमाने पे धानी के हाथ खुद ही धैर्य के कंधे पे और उसके बाल पे घूमने लगे। धैर्य धानी के गले और कॉलर बोन पे अपने होंठों को सेंसुअल तरीके से घुमाते हुए स्मूच करने लगा और अगले ही पल उसने धानी को बेड पे धक्का दे दिया। धैर्य के यूं धक्का देने पे धानी पीठ के बल बेड पे गिर गई और इससे पहले धानी कुछ समझती धैर्य धानी के ऊपर आ उसके होंठों पे अपने होंठ रख उसे किस करने लगा। धैर्य पूरे पैशन के साथ धानी को किस कर रहा था। उसके किस में पैशन साफ साफ धानी को फील हो रहा था, पर इस पैशन में आज पागलपन नहीं था बिल्कुल भी, जैसा कि धैर्य पहले करता था। और धानी धैर्य के इस पैशन में खोने लगी और धैर्य का साथ देते हुए उसे किस बेक करने लगी। यहाँ धानी और धैर्य का रोमांस पूरे शिद पे था तो वहां रेहान अपनी डाल गलाने की कोशिश कर रहा था। रेहान कार के ड्राइवर को घर भेज खुद ड्राइव कर रहा था। उसके चेहरे पे अभी एक चमक थी और वही दिव्या सविता जी के साथ कार के बैक सीट पे बैठी उनसे बातें कर रही थी। दोनों माँ बेटियां अपनी बातों में ये पूरी तरह से भूल चुकी थी कि अभी उनके साथ कोई तीसरा बंदा भी है जो कि उनकी सारी बातें शांति से सुन रहा है। सविता जी दिव्या से अपनी खुशी शेयर करते हुए, दामाद जी कितने ज्यादा बदल गए हैं, मेरी धानी के लिए आज के समय में वो कुछ भी कर सकते हैं। कितनी भाग्यशाली है मेरी धानी जो उसकी लाइफ दामाद जी आए। दिव्या सविता जी की बात सुन अपना मुंह बिचाकाते हुए, मम्मी शायद तू भूल रही है कि तू जिस इंसान की अभी तारीफ कर रही है ना, उस इंसान की वजह से तेरा टिकट काटने वाला था और तू पैरालाइज होके 6 महीने तक हॉस्पिटल में पड़ी थी। और दीदी ने भी कम दुख नहीं सहा है जीजू की वजह से, इसलिए अगर तारीफ करनी है तो सिर्फ दीदी की कर। वो मेरी दीदी है जिसमें जीजू जैसे डेविल स्टोन हॉट पसंद को इंसान बनाया। दिव्या अपनी बात कह अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। धैर्य के लिए ऐसे शब्दों को सुन जहां रेहान दिव्या को घूरने लगा, वही सविता जी दिव्या के गाल पे प्यार से हाथ रख उसे समझाते हुए बोली, नहीं दिव्या ऐसे नहीं कहते, वो तेरे जीजू है और बड़े भी है तुझसे, और फिर पहले जो भी हुआ दामाद जी से वो गलती से हुआ था। और फिर ये भी तो सोच, दामाद जी ने मेरा इलाज भी तो कराया इतने बड़े हॉस्पिटल में, और मेरी धानी को इतने बड़े महल में एक रानी की तरह रखते हैं दामाद जी।
अब बस मुझे तेरी ही चिंता रह गई है। अब तेरे लिए भी मुझे कोई दामाद जी की तरह लड़का मिल जाए तो तेरे भी हाथ को मैं पिले करके मुक्त हो जाऊंगी, और फिर उसके बाद मैं तो सीधे 4 धाम की यात्रा पे निकल जाऊंगी। पिछले 15-20 दिनों से जितने भी रस्म चल रहे थे उन सारी रस्मों में सविता जी धानी और दिव्या के साथ रहती, और इस बीच उन्हीं ने बहुत अच्छे से धैर्य को नोटिस भी किया था। धैर्य के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी धानी थी, उसके लिए सब कुछ धानी के बाद आता। धानी के कहने से पहले धैर्य उसकी उस विश को पूरा कर देता, फिर चाहे वो चीज उसे नापसंद ही क्यों ना हो। सविता जी ये सारी चीजें देख बहुत खुश होती। बचपन से लेके धानी की शादी तक धानी ने सिर्फ दुख ही सहा था। वो बच्ची भले थी पर फिर भी वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से पीछे नहीं हटती। सविता जी लाख कोशिश करती कि वो धानी के सर से बोझ को कम कर दे, पर दो बच्चों की पढ़ाई का बोझ और मुंबई जैसे शहर में रहने का खर्च वो अकेले चाह के भी नहीं उठा पाती। इसलिए धानी पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी करती और पार्ट टाइम जॉब करके अपने और दिव्या के पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उठाती। और आज जब उनकी आंखों के सामने उनकी उसी बेटी को किसी रानी की तरह ट्रीट किया जा रहा था तो वो बहुत ज्यादा खुश थी, और उनके आंखों के सामने वही सारे सीन बार बार घूमे जा रहे थे, जिससे उनके आंखों की चमक और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और रेहान कार ड्राइव करते हुए बैक मिरर से ये सब बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था और सारी चीजों को नोटिस करते हुए अपने दिमाग में कोई खिचड़ी पका रहा था। और वही दिव्या इन सारी चीजों से दूर अपने मोबाइल में टाइम पास कर रही थी और जोक्स पढ़ के हंस रही थी। एपिसोड 156। सविता जी धैर्य का धानी के लिए बर्ताव देख बहुत ज्यादा खुश थी और अब उन्हें धैर्य जैसा ही एक और दामाद चाहिए था अपनी दूसरी बेटी दिव्या के लिए। और क्योंकि रेहान अभी कार में उनके साथ ही था इसलिए उसने उनकी इस बात को सुन ली और कुछ सोच के उसके चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई। और वही दिव्या जो कि अपने मोबाइल में अभी टाइम पास कर मूड को फ्रेश कर रही थी, उसे अचानक किसी का कॉल आने लगता है। दिव्या कॉल आने पे मोबाइल पे फ्लैश होते नंबर को देख मुंह बिचकाते हुए कॉल सीधे डिस्कनेक्ट कर देती है। उसे अभी कॉल डिस्कनेक्ट किए हुए कुछ सेकंड ही हुए थे कि तभी उसे फिर से उसी इंसान का कॉल आने लगा। दिव्या ने फिर से मोबाइल पे फ्लैश होते हुए नाम को घुरा और अगले ही पल उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। रेहान जो कि अभी कार ड्राइव कर रहा था शांति से और दिव्या और सविता जी को भी साथ में नोटिस कर रहा था, वो बार बार कॉल आने पे दिव्या के बनते और बदलते चेहरे के भाव को देखने लगा गौर से, और ये देख उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। वहीं दूसरी ओर जैक्सन भी अपने उसी छोटे से मकान के उस कमरे में पहुंच गया था जहां पे उसने धैर्य और धानी की फोटो को लगा के रखा था। उसी फोटो के आसपास धैर्य और धानी के चाहने वालों की भी फोटो अब तक लग चुकी थी, जिनमें रेहान था, दिव्या थी और सविता जी भी। धैर्य ने अपना असली मुखौटा सभी से हमेशा से छुपा के रखा था और जिनसे वो प्यार करता था उनकी भी पहचान उसने छुपा के रखी थी सभी से। इसलिए जैक्सन के लिए धैर्य और धैर्य के अपनों की जानकारी हासिल करना आसान नहीं था, और जैसे जैसे वो जानकारी हासिल करता वैसे वैसे वो यहाँ उन लोगों की फोटोज को ऐड करता और उनसे रिलेटेड जानकारी को लिखता। और इन 20 दिनों में प्रोजेक्ट के सिलसिले में धैर्य के पैलेस और उसके ऑफिस बार बार आना जाना लगा रहता था, जिस वजह से उसे ये तो पता चल गया था कि धैर्य के लिए न सिर्फ धानी इंपॉर्टेंट है बल्कि उसकी फैमिली भी उसके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जैक्सन धानी की फोटो पे अपने हाथ घुमाते हुए, तो तुमने धैर्य को न सिर्फ अपना प्यार दिया है बल्कि फैमिली भी दी है। इसका मतलब अगर तुम धैर्य से दूर हो जाओ तो धैर्य के पास कुछ भी नहीं होगा, ना ही प्यार और ना ही कोई सहारा। वो फिर से अकेला रह जाएगा जैसे वो पहले था। जैक्सन धानी के फोटो पे उसके बॉडी के हर एक हिस्से को अपने उंगलियों से छूते हुए बोला। आज शांति पूजा के समय उसने देखा था कि कैसे धैर्य के साथ धानी तो थी ही जो कि उसके कहे मुताबिक हर वो काम करती जो वो कहता, पर उसके साथ धानी की फैमिली भी उसका कहा हर काम करती और वो भी चेहरे पे चमक लिए। और इन सब की वजह से धैर्य के चेहरे की चमक कुछ अलग ही थी, जिसे देख जैक्सन के तन बदन में आग लगी हुई थी। जैक्सन अभी भी उन्हीं पलों के बारे में सोचते हुए धानी की फोटो पे अपनी उंगलियां घुमाते हुए उसे देख रहा था, ऐसे जैसे उसके सामने धानी की फोटो नहीं खुद धानी खड़ी है। जॉर्ज जो कि उसके पीछे ही खड़ा था वो जैक्सन की इन हरकतों को अच्छे से नोटिस कर जैक्सन से सपाट लहजे में बोला, दिस वुमन इज नॉट योर डेस्टिनेशन सर, रिमेंबर दिस। ये औरत सिर्फ आपके लिए उस मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया है जिसे आपको अपने दिमाग से यूज करना है, सो डोंट यूज योर हार्ट टू रूइन एवरीथिंग। जैक्सन फोटो में धानी के होंठों को टच करते हुए, अगर जरिए को ही मंजिल बना लूं तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी तो नहीं है। एनीवे, अ मैन लाइक धैर्य डजंट गो वेल विद दानी एट ऑल। अ गर्ल लाइक दानी शुड बी अकम्पनीड बाय ए हैंडसम मैन लाइक मी, ना कि उस धैर्य के जैसा बीस्ट। जैक्सन धैर्य की फोटो को प्यार से घूर के देखते हुए बोला। जॉर्ज जैक्सन की बात सुन बोला, बॉस आप रास्ता भटक रहे हैं एक औरत के चक्कर में। जैक्सन जॉर्ज की बात सुन उसकी तरफ मुड़ के उसे सर टेढ़ा कर देखते हुए, आई एम द बॉस ऑफ योर्स एंड योर ड्यूटी आई जस्ट फॉलो माई ऑर्डर, गॉट इट। जैक्सन जॉर्ज को बुरी तरह घूर के देखते हुए सख्त आवाज में बोला, और जैक्सन के यूं कहने पे जॉर्ज ने अपना सर झुका लिया और कहा, यस बॉस। यहाँ जैक्सन जितना ज्यादा धानी से मिलता और उसे धैर्य के करीब देखता और धैर्य की खुशहाल जिंदगी को देखता, उतना ही ज्यादा वो धानी को पाने के लिए बेसब्र होता। और वहां धैर्य अब भी धानी के साथ अपनी लाइफ में खुश था, और वो भी बहुत ज्यादा। डीएसआर पैलेस शाम से रात के 9 बज चुके थे पर धैर्य ने अब भी धानी को छोड़ा नहीं था।
वो अब भी उसी जोश के साथ धानी के साथ इंटीमेट हो रहा था। और वही धानी अब तक पूरी तरह थक चुकी थी और पसीने में पूरी तरह भीग भी चुकी थी। इसलिए वो धैर्य को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, धैर्य प्लीज अब छोड़ दीजिए, अब मैं थक चुकी हूँ, मुझमें अब जरा सी भी ताकत नहीं है आपको झेलने की। धैर्य धानी की बॉडी में वैसे ही मूव करते हुए, बस कुछ देर और धानी, बस कुछ देर और मुझे झेल लो कहके धैर्य ने धानी के होंठों को फिर से चूमना शुरू कर दिया और अपने हाथ धानी के पूरे जिस्म में घुमाने लगा। धानी थकी हुई थी पर फिर भी वो धैर्य का साथ दे रही थी क्योंकि धैर्य उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा था, पर उससे अपने जिस्म की गर्मी को शांत कर रहा था। करीब 1 और घंटा धानी के साथ पैशन के साथ इंटीमेट होने के बाद धैर्य अब शांत हो गया, पर धानी अब तक इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि उसके लिए उसकी पलकें भी किसी बोझ की तरह लग रही थी। दोनों के जिस्म पूरी तरह से पसीने से भीग चुके थे, पर धानी में हिलने की भी ताकत नहीं बची थी अब, इसलिए वो फ्रेश होने भी नहीं उठी। पर क्योंकि धैर्य अब तक एकदम शांत हो चुका था, इसलिए उसने सोती हुई धानी को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेके वॉशरूम चला गया। धैर्य कुछ देर में धानी के साथ शावर लेके वॉशरूम से बाहर आता है और धानी को बेड पे अच्छे से लिटा खुद भी उसके पास लेट गहरी और सुकून से भरी नींद में सो जाता है, धानी को खुद से चिपकाए। धानी और धैर्य दोनों ही अभी पूरी तरह से नेक थे, एक भी कपड़ा दोनों के ही बॉडी पे नहीं था, पर एक कंबल ने दोनों को ढक के रखा था अच्छे से। दूसरी तरफ रेहान अब तक दिव्या और सविता जी को उनके घर लाके छोड़ देता है और दोनों हाथ में सामान लिए दोनों के साथ आने लगता है। सविता जी रेहान के हाथ में अपने और दिव्या की बैग्स को देखती है तो वो उन बैग्स को रेहान से लेते हुए बोली, अरे बेटा तुम्हें ये सब उठाने की जरूरत नहीं है, मुझे दे दो कहते हुए वो बैग लेने को गई, पर रेहान ने बैग्स को उनसे दूर किया और डिसेंट तरीके से बोला, आंटी मेरे होते हुए आप इतने हैवी बैग को उठाएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मुझे करने दीजिए, मैं इन्हें आपके घर में रख के चला जाऊंगा। रेहान चेहरे पे प्यारी सी स्माइल लिए बोला, और रेहान के यूं कहने पे सविता जी बोली, तुम इतने प्यार से कहते हो तो ठीक है, पर तुम्हें आज रात का खाना हमारे साथ खाना होगा, अगर मंजूर है तो तभी मैं इन बैग्स को तुम्हें उठाने दूंगी। रेहान सविता जी की बात सुन खुश होते हुए, आपके हाथ का स्वादिष्ट खाना खाने के लिए कोई पागल ही होगा जो मना करेगा। सविता जी और रेहान दोनों आपस में बातें करते हुए घर की ओर बढ़ जाते हैं। वहीं दिव्या बार बार आते अनवांटेड कॉल्स की वजह से चिंता की लकीरें चेहरे पे लिए दोनों के पीछे शांति से चल रही थी, अपना सर न नीचे झुकाए हुए। और रेहान ये सब सविता जी से बातें करते हुए अच्छे से नोटिस कर रहा था। वो बार बार पीछे मुड़ के दिव्या के चेहरे पे छाई चिंता की लकीरों को देखता, पर क्योंकि अभी सविता जी उन दोनों के साथ थी इसलिए वो दिव्या से चाह के भी बात नहीं कर पा रहा था। एपिसोड 157। दिव्या के मोबाइल में जो कॉल आ रहे थे उससे उसका चेहरा मुरझा गया। वो बिना किसी से कुछ भी कहे अपने रूम में चली गई। वही सविता जी रेहान से बातें करने में अभी बिजी थी, इसलिए उनका ध्यान अभी तक दिव्या के चेहरे पे नहीं गया था, पर रेहान दिव्या को सविता जी से बात करते हुए उनसे बच के बीच बीच में गौर से देख रहा था। दिव्या रूम में अपना मोबाइल रख रूम से बाहर आ किचन की ओर बढ़ जाती है। सविता जी दिव्या को किचन में जाता देख, दिव्या रेहान के लिए भी कुछ लेते आओ खाने के लिए। दिव्या मुरझाई सी आवाज में जी मम्मी कहके दिव्या कुछ स्नैक्स और कॉफी बना के रेहान के लिए लेके आती है और उसे रेहान के सामने टेबल पे रख बोली, लो खा लो। दिव्या मुरझाई सी आवाज में बोली। रेहान और सविता जी दोनों का ही ध्यान दिव्या के उदास चेहरे पे तभी गया और सविता जी अपनी जगह से जल्दी जल्दी में खड़ी हो दिव्या के पास आ, क्या हुआ बच्चा इतनी उदास क्यों हो गई तू, कहीं दुख रहा है क्या तुझे, कहते हुए सविता जी दिव्या को यहाँ वहां देखने लगी। वही रेहान खामोश हो शांति से अपनी जगह पे बैठा कॉफी की सिप लिए जा रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो दिव्या को जानता ही ना हो या फिर उसे उसकी जरा सी भी फिक्र नहीं। और वही दिव्या सविता जी को परेशान देख उन्हें शांत कराते हुए बोली, मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूं, तू प्लीज परेशान मत हो। और रही उदासी की बात तो वो मैं इसलिए हूं क्योंकि मैं अभी थकी हुई हूं, कुछ देर आराम कर लूंगी तो बेटर फील करूंगी। सविता जी दिव्या की बात सुन उसे छोड़ के, आजकल की लड़कियां भी कितनी नाजुक होती है, जरा सा काम किया नहीं कि थकान लग जाती है, जाने कौन ऐसा होगा जो तेरे नखरे सहेगा। सविता जी गुस्से में बड़बड़ाते हुए किचन की ओर चली जाती है और दिव्या सविता जी की सारी बातों को शांति से सुन चुपचाप एक गहरी सांस ले अपने कमरे की ओर चली जाती है। सविता जी किचन में जा रात के लिए डिनर रेडी करने लगती है। रेहान सविता जी को बिजी देख चुपचाप दिव्या के कमरे की ओर बढ़ जाता है। रेहान दिव्या के कमरे का दरवाजा खोल दबे पांव दिव्या के कमरे में चला जाता है। रेहान अपनी नजर घुमा के चारों तरफ देखता है तो उसे दिव्या बेड के एक कोने में फर्श पे बैठी दिखाई देती है। दिव्या फर्श पे बैठ अपना सर अपने घुटनों में छुपा के रो रही थी, उसके पास में ही उसका मोबाइल पड़ा हुआ था। रेहान की आंखें दिव्या की ऐसी हालत देख सख्त हो जाती है। वो दिव्या से कुछ नहीं कहता और बेड से दिव्या के मोबाइल को उठा उसे अनलॉक कर उसे देखने लगता है। रेहान धैर्य के साथ इलीगल काम करता था, इसलिए उसके लिए किसी के भी मोबाइल को हैक करके उसे अपने कंट्रोल में लेना ये रेहान के लिए आम बात थी। और अभी रेहान यही कर रहा था। उसने दिव्या के मोबाइल को हैक करके उसे अनलॉक कर उसे देखने लगा गौर से, तो उसे दिखाई दिया दिव्या को एक अनजाने नंबर से एक ही घंटे में करीब 50 के ऊपर कॉल्स आ चुके हैं।
रेहान कॉल लिस्ट से निकल दिव्या के मोबाइल की और भी चीजों को देखने लगता है तो उसे कुछ ऐसी फोटोज दिखती है जिसे एक आम लड़की खिंचवाने से पहले मरना पसंद करेगी। ऐसी ही कई सारी फोटोज से दिव्या के मोबाइल की गैलरी भरी हुई थी। उनमें कुछ वीडियो भी थे जिन्हें रेहान ने प्ले करके देखा तो उसकी गुस्से में नसें तन गई। वही दिव्या को कुछ समय बाद जब अपने आसपास किसी के होने का एहसास हुआ तो उसने भी अपनी नजरों को उठा के देखा तो अपने पास रेहान को खड़ा देख वो हैरान हुई। उससे भी ज्यादा वो हैरान तब हुई जब उसने रेहान के हाथ में अपने मोबाइल को देखा। दिव्या जैसे ही रेहान के हाथ में अपना मोबाइल देखती है वैसे ही वो जल्दी से खड़ी हो उसके हाथ से अपना मोबाइल छीनने को आगे बढ़ती है, पर रेहान दिव्या को जिस तरह से घूर के देख रहा था उससे दिव्या पूरी की पूरी फ्रिज सी हो जाती है। रेहान दिव्या को घूर के देखते हुए कड़क आवाज में, ये क्या है दिव्या, तुम इस तरह के फोटोज खिंचाती हो और इस तरह की वीडियोस अपने बॉयफ्रेंड के साथ बनवाती हो? दिव्या रेहान का सवाल सुन अपना सर नीचे कर सुबकते हुए बोली, ये मैं नहीं हूं, मैंने आज तक कभी भी ये सब नहीं किया है। रेहान गुस्से में दिव्या को वैसे ही घूर के देखते हुए, तो फिर ये क्या है, और तुम्हारे फोन में ये क्या कर रही है, बोलो सब कुछ। रेहान तेज आवाज में चिल्लाया और रेहान के यूं चिल्लाने से दिव्या डर की वजह से कांपने लगी और डरी हुई आवाज में रोते हुए बोली, ये फोटो और वीडियो राज ने भेजे हैं मुझे और अपने पास आने के लिए मुझे मजबूर कर रहा है, और अगर मैंने उसके पास जाने के लिए मना किया तो वो इन फोटोज और वीडियोज को सोशल मीडिया पे डाल देगा। उसने ऐसी और भी बहुत सारी मेरी फोटो और वीडियो को एडिट किया है। पर रेहान दिव्या को घूरते हुए, कैसे यकीन करूं कि तुम सच कह रही हो? दिव्या नम आंखों से रेहान को देखते हुए, मम्मी की कसम रेहान मैंने कभी भी ऐसी फोटोज नहीं ली और ना ही मैं इस हद तक कभी किसी के करीब गई हूं। दिव्या अपने गले के बीचों बीच के हिस्से को पकड़ के बोली और फिर से रोने लगी अपना सर नीचे करके। दिव्या अभी रोते हुए बहुत ही ज्यादा मासूम लग रही थी, किसी छोटे से बच्चे की तरह। उसकी नाक, उसकी आंखें सब कुछ लाल हो गई थी। उसकी बॉडी डर की वजह से कांप रही थी। रेहान दिव्या की जब ऐसी हालत देखता है तो वो फोन को बेड पे फेंक दिव्या को खींच के अपनी बाहों में भर उसके सर को सहलाते हुए बोला, अच्छा ठीक है अब रो मत, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम शांत हो जाओ। दिव्या रेहान से वैसे ही चिपके हुए, पर अगर मम्मी और दीदी को इन सारी चीजों के बारे में पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। मम्मी तो अभी कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल से आई है, वो इस सदमे को नहीं सह पाएंगी, और अगर मैं राज के पास नहीं गई तो वो मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। रेहान दिव्या को वैसे ही अपनी बाहों में भरे हुए, तो क्या तुम उसके पास जाना चाहती हो? दिव्या रेहान की शर्ट को अपनी दोनों मुट्ठी में भर के, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत गंदा है और दीदी कहती है गंदे लोगों से दूर रहना चाहिए। दिव्या अपना चेहरा रेहान की शर्ट में छुपा के सुबकते हुए बोली, और दिव्या की मासूमियत से भरी बातों ने रेहान के दिल को तेजी से धड़कने पे मजबूर कर दिया। दिव्या भले ही अभी रो रही थी पर रेहान के चेहरे पे दिव्या की बातें सुन मुस्कान आ जाती है, पर वो खुद को हंसने से रोक दिव्या से बोला, ओक फाइन, तुम अगर उसके पास नहीं जाना चाहती तो वो अपनी पूरी ताकत भी लगा ले तब भी तुम्हें वो छू भी नहीं सकेगा। दिव्या रेहान की बात सुन हैरान होते हुए, पर कैसे, उसके पास ये फोटोज है? रेहान दिव्या के आंसुओं को साफ करते हुए, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो और हाँ कुछ समय के लिए अपने मोबाइल को भी तुम्हें मुझे देना होगा, क्या मैं ले सकता हूँ? दिव्या अपना चेहरा हाँ में हिलाते हुए, हाँ लेके जाओ तुम इस मोबाइल को, वैसे भी जब तक ये मोबाइल मेरे पास रहेगा तब तक मुझे टेंशन ही रहेगा। रेहान और दिव्या अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें सविता जी की आवाज आई, रेहान दिव्या आओ खाना खा लो। सविता जी की आवाज सुन रेहान दिव्या से, अब नॉर्मल हो जाओ वरना तुम्हारी माँ को शक हो जाएगा। दिव्या रेहान के कहने पे अपने आंसुओं का नौ साफ कर वॉशरूम चली जाती है। दिव्या के जाने के बाद रेहान दिव्या के मोबाइल को घूर के देखते हुए, तुझे पता नहीं है राज तूने किस लड़की की इज्जत को उछालने की कोशिश की है, पर बहुत जल्द तुझे इस बात का पता चल जाएगा। कहके रेहान दिव्या के मोबाइल को स्विच ऑफ कर अपने पेंट के जेब में रख कमरे से बाहर चला जाता है। दिव्या भी कुछ देर में वॉशरूम से फ्रेश हो कमरे से बाहर रेहान और सविता जी के साथ नॉर्मल हो खाने लगती है। एपिसोड 158। अगली सुबह डीएसआर पैलेस। धानी सुबह सुबह अपने समय पे उठ वॉशरूम जा शावर ले रेडी हो जाती है। रात भर की गहरी नींद के बाद उसके चेहरे पे एक अलग चमक थी और उस पर भी सुबह की सूरज की किरणें उसके खूबसूरत चेहरे की चमक को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। धानी शावर ले रेडी हो क्लोजेट से बाहर आती है तो देखती है धैर्य अब भी सो रहा था गहरी नींद में। धानी धैर्य को सोता देख चेहरे पे मीठी सी स्माइल लिए बेड पे उसके पास आप प्यार से धीमी आवाज में बोली, धैर्य उठिए सुबह हो गई है। कहते हुए वो धैर्य के बाल में अपनी उंगली को उलझाने लगी। धैर्य अभी पूरी तरह से नेक था, सिर्फ एक कंबल ने उसके बॉडी को कमर तक ढक के रखा था, और क्योंकि धैर्य के ऊपर की बॉडी पूरी तरह से नेक थी इसलिए वो अभी काफी ज्यादा हॉट लग रहा था, जिस वजह से धानी को उस पर अभी कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा था। पर क्योंकि धैर्य ने उस पर पिछली रात जी भर के अपनी मनमानी की इसलिए धानी ने खुद को बहकने से रोक रखी थी और धैर्य के बाल में अपनी उंगलियों को उलझाते हुए उसे बहुत प्यार से उठा रही थी। धैर्य की नींद धानी की मीठी सी आवाज सुन और उसकी इस तरह की हरकतों से कच्ची होने लगी। वो अपनी अलसाई नजरों से धानी को देखते हुए बोला, तुम सुबह सुबह मुझे फिर से सिड्यूस मत करो, अभी मुझे और सोना है। कहके धैर्य ने धानी की गोद में अपना सर रख उसके पेट में अपना मुंह छुपा लिया।
वही धानी धैर्य की बात सुन हैरानी से अपना मुंह खोले उसे देखने लगी और बोली, धैर्य मैं आपको सिड्यूस करने नहीं आई हूं, यहाँ उठाने आई हूं, और अगर आपको और सोना है तो मैं जा रही हूं, कहके धानी धैर्य के सर को अपनी गोद से हटाने लगी। पर धैर्य धानी की ड्रेस के अंदर अपने हाथ डाल उसके बॉडी को सहलाते हुए बोला, तुम अभी ये जो कर रही हो इससे अगर मेरी नींद खुली तो मैं तुम्हें दोपहर से पहले खुद से अलग नहीं करूंगा, और फिर उसके बाद तुम मुझसे शिकायत मत करना। धैर्य धानी को प्यारी से धमकी देते हुए बोल अपनी पकड़ धानी के कमर में और भी ज्यादा कस ली। धानी धैर्य की हरकतें और उसकी बातें सुन और देख खुद को कोसते हुए बोली, मेरा ही दिमाग खराब था जो मैं इन्हें सुबह सुबह उठाने चली आई, कहके धानी अपना मुंह बनाने लगी। पर उसकी आंखें हैरानी से तब ज्यादा फैल गई जब उसने धैर्य के हाथ को अपने चेस्ट पे फील किया। धैर्य सोते हुए धानी के ड्रेस के अंदर हाथ डाल उसकी ब्रेस्ट को सहला रहा था और उसका दूसरा हाथ धानी के ड्रेस में अंदर पीछे की तरफ घूम रहा था। धानी धैर्य की हरकतें देख उसे घूरने लगी और उसके सर को बेड पे झटके में रख बेड से उठ बोली, आपके पास आने का मतलब है अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना, सोइए अब आप, जब तक आपको सोना है मैं जा रही हूं, कहके धानी ने धैर्य के सर को अपनी गोद से हटाया और बेड से उठ रूम से बाहर चली गई। और धानी के यूं बड़बड़ा के जाने से धैर्य के चेहरे पे प्यार भरी मुस्कान आ गई। वो जाती हुई धानी को देखते हुए धीमी आवाज में खुद से बोला, अगर ये सपना है तो मैं चाहता हूं ये सपना कभी ना टूटे, तुम यूं ही मुझ पर हक जताओ और यूं मुझसे नाराज हो मेरी हरकतों से, और उसके बाद तुम्हें मनाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। कहते हुए धैर्य के चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई। धैर्य कुछ पल बेड पे और लेटा रहा, पर फिर वो बेड से उठ अपने कपड़े पहन रूम से बाहर निकल जिम की ओर बढ़ गया। करीब 2 घंटे बाद धैर्य जिम से वर्कआउट कर बाहर आया। उसने अभी सिर्फ एक लोवर पहन रखा था, उसकी ऊपर की बॉडी पे कुछ भी नहीं था, उस पर भी हैवी वर्कआउट की वजह से पसीने जो अभी रिफ्लेक्शन की वजह से मोतियों की तरह चमक रहे थे। वो अभी पूरा पसीने में भीगा हुआ था। हैवी एक्सरसाइज की वजह से मसल्स और बाइसेप्स की नसें कुछ ज्यादा ही उभरी हुई थी, जिसमें धैर्य कुछ ज्यादा ही हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। धैर्य जिम से बाहर आ अपने कदम ऐसे ही लिविंग हॉल की तरफ बढ़ा देता है। उसका मूड अभी काफी ज्यादा फ्रेश था और अभी उसके दिमाग में खुरापात चल रहा था धानी को और भी ज्यादा परेशान करने के लिए, इसलिए वो धानी को ढूंढते हुए लिविंग हॉल में सभी जगह अपनी नजरें घुमाने लगा, पर उसे धानी कहीं भी नजर नहीं आई। धैर्य लिविंग हॉल में काम कर रहे एक सर्वेंट के पास आ बोला, धानी कहाँ है? सर्वेंट अपना सर झुका, मेम गार्डन में गई है, अभी कुछ देर पहले, सर्वेंट डिसेंट वे में बोला। धैर्य सर्वेंट की बात सुन चेहरे पे चमक लिए पैलेस के गार्डन की ओर बढ़ जाता है। धैर्य गार्डन में चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाता है तो उसे धानी गार्डन के एक कोने में रंग बिरंगे फूलों को पानी देती हुई दिखाई देती है। धैर्य के चेहरे की चमक धानी को काम करते हुए देख गायब हो जाती है, और जब उसकी नजर धानी के पैर और उसके कपड़ों पे पड़ती है तो उसका ऑरा खतरनाक हो जाता है। धानी के कपड़े अभी भीगे हुए थे और पैर में कीचड़ लगी हुई थी, पर धानी इन सारी चीजों को अवॉइड कर रंगे बिरंगे फूलों को पानी दे रही थी। धैर्य सख्त भाव से धानी को देखते हुए अपने कदम उसकी ओर बढ़ा देता है। कुछ ही देर में धैर्य धानी के पास आ अपनी कड़क आवाज में बोला, तुम इस तरह के काम कैसे कर सकती हो? धानी धैर्य तेज आवाज में चिल्लाया, और वही धानी धैर्य के यूं चिल्लाने से चौंक गई और पलट के धैर्य की ओर डरी हुई नजरों से देखने लगी। पर बेचारी से एक गलती हो गई, उसने अपने साथ उस पाइप का रुख भी धैर्य की तरफ कर दिया जिससे वो पौधों को पानी दे रही थी। और क्योंकि धानी अचानक मुड़ी थी और थोड़ी डरी हुई थी, इसलिए वो पाइप के बटन को बंद करना भूल गई, जिस वजह से पाइप का सारा पानी धैर्य के ऊपर जाने लगा। धैर्य धानी की बेवकूफी देख गुस्से में चिल्लाया, ये क्या कर रही हो धानी, पानी बंद करो। धैर्य के यूं चिल्लाने से धानी और भी ज्यादा डर गई और बटन को बंद करने के बजाय उसने हड़बड़ी में प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। और क्योंकि पानी अब और भी ज्यादा प्रेशर के साथ धैर्य पे जा रहा था, इसलिए धैर्य धानी को और भी बुरी तरह घूरते हुए चिल्लाया, धानी ये क्या बेवकूफी है, बंद करो इसे। धानी डरी हुई आवाज में, जज इधे धैर्य बंद करती हूँ, कहते हुए वो बटन को बंद करने लगी, पर बेचारी का हाथ अभी कांप रहा था और इसलिए उसने गलती से प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे अब धैर्य के ऊपर पानी फुल प्रेशर के साथ गिरने लगा। और इसलिए धैर्य धानी को बहुत ही बुरी तरह घूरने लगा, और अब उसने धानी से कुछ नहीं कहा और धीमे कदमों से धानी की तरफ बढ़ने लगा। धानी ने जब देखा कि धैर्य उसके पास गुस्से में पानी के प्रेशर को चिरते हुए आ रहा है, तो धानी लड़खड़ाते धीमे कदमों से पीछे की तरफ बढ़ते हुए बोली, धैर्य प्लीज आगे मत आइए, वरना मैं। धानी हकलाते हुए पीछे कदम बढ़ाने लगी। धैर्य धानी की तरफ अपने कदम वैसे ही बढ़ाते हुए, वरना क्या करोगी तुम धानी, अपनी बात पूरी करो, कहते हुए धैर्य धानी के और भी करीब आ गया। धानी के हाथ में जो पानी था वो अब भी वैसे ही फुल प्रेशर में चालू था और धैर्य अब और भी प्रेशर के साथ भीगने लगा। धैर्य धानी के एकदम करीब आ उसके हाथ से पानी का पाइप ले उसे ऑफ कर जमीन पे गिरा देता है और धानी को वैसे ही घूरने लगा सख्त नजरों से। और वही धानी धैर्य को डरी हुई नजरों से देखने लगी। उसके दोनों हाथ अब भी वैसे ही अपनी जगह पे जमे हुए थे, जैसे उसने अपने दोनों हाथ में अब भी मजबूती से पाइप को पकड़ के रखी हो। एपिसोड 159। धानी ने जो भी थोड़ी देर पहले की थी उसकी वजह से उसे अभी धैर्य से डर लग रहा था।
एक्चुअली उसे अपनी गलतियों की वजह से डर उतना नहीं लग रहा था जितना उसे धैर्य की आंखें डरा रही थी। धैर्य पूरी तरह से भीगा हुआ धानी के एकदम करीब खड़े हो उसे घूरे जा रहा था। उसके बाल से टपकता हुआ पानी धानी के चेहरे पे गिर रही थी, जो कि उसके होंठों के आसपास और कुछ उसके होंठों पे भी थी। और क्योंकि अभी सूरज की रोशनी धानी पे डायरेक्ट पड़ रही थी, इसलिए ये बूंदें चमक रही थी और धैर्य को ललचा रही थी। उसका मन तो धानी को उसकी गलती के लिए सजा देने को कर रहा था, पर धानी के होंठों पे पानी की ये बूंदें उसे ललचा रही थी और खुद को चूसने के लिए उसे अपने पास बुला रही थी। धैर्य धानी की तरफ और ज्यादा झुक उसके होठों को देखते हुए, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मुझे कैसे सिड्यूस करना है धानी। तुम्हारी इन्हीं हरकतों ने मुझे तुम्हारा आशिक बना के रखा है। धानी धैर्य की बात सुन चौंक गई और उसे हैरानी से देखते हुए बोली, मैंने आपको सिड्यूस कैसे किया अभी धैर्य? धैर्य धानी की कमर को जकड़ उसे खुद से चिपका उसके होंठों को अपने अंगूठे से मसलते हुए, ये होंठ मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ ज्यादा ही, और खुद को चूसने के लिए मुझे उकसा रहे हैं। तुम्हें नहीं पता मैंने खुद को कैसे रोक के रखा है, पर जिस तरह से ये होंठ मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ओर, अगर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया तो इन्हें मैं तब तक चूसूंगा जब तक इनके सारे रस को मैं खुद में न संभालूं। धैर्य धीमी आवाज में बोल अपनी गर्म सांसें धानी के होंठों पे छोड़ने लगा और धैर्य की इन हरकतों की वजह से धानी की पकड़ धैर्य के कंधे पे मजबूत हो गई। पर धैर्य पिछली रात जो पैशन के साथ उस पे हावी था, वो बात जैसे ही धानी को याद आई उसने खुद को बहकने से रोका और धैर्य से अलग हो पीछे जाने लगी, बिना पीछे की तरफ देखे। और क्योंकि जमीन पूरी तरह से गीली थी, इसलिए धानी का पैर फिसल गया और वो जमीन पे गिर गई। धैर्य ने भी उसे संभालने की कोशिश की, पर उसके भी पैर के नीचे की जमीन कुछ ज्यादा ही गीली थी, इसलिए वो भी धानी के साथ जमीन पे गिर गया। और क्योंकि जमीन पानी की वजह से गीली थी, इसलिए गिरते ही दोनों के कपड़ों और पूरा शरीर कीचड़ से सन गया। धानी अभी धैर्य के नीचे थी और धैर्य अभी धानी के ऊपर। वैसे तो धैर्य को कीचड़ मिट्टी से सख्त नफरत होती है, पर अभी उसे जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और वही धानी धैर्य को लगातार खुद के ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, धैर्य उठिए मेरे ऊपर से। धैर्य धैर्य धानी धैर्य को हिलाते हुए उसका नाम बुलाए जा रही थी, पर धैर्य को कुछ जैसे सुनाई ही नहीं दे रहा था। धानी में खोए हुए ही उसने धानी को पलट के अपने ऊपर कर लिया, खुद मिट्टी में नीचे आ गया। धैर्य की इस हरकत पे धानी हैरान हो उसे देखने लगी और बोली, धैर्य ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, हम दोनों पूरी तरह से कीचड़ में सन चुके हैं। धैर्य धानी की बात सुन के भी पूरी तरह अनसुना करके हाथ में मुट्ठी भर के कीचड़ उठा उसे धानी के गले और हाथ पे धीरे धीरे लगाते हुए बोला, कभी सोचा नहीं था कि कीचड़ भी इतना सुकून पहुंचा सकती है दिल को। कहते हुए धैर्य धानी के होंठों के करीब बढ़ने लगा और धानी पूरी तरह से हैरान हो आंखें बड़ी बड़ी करके धैर्य को देखने लगी और खुद से बोली, धानी तेरा पति पागल हो गया है और अगर तुझे इनके साथ पागल नहीं होना तो यहाँ से निकल ले। कहके धानी ने एक गहरी सांस ली और धैर्य को जोर से धक्का दे अपने ऊपर से हटा उठ के जाने लगी, पर धैर्य ने धानी के हाथ को अगले ही पल पकड़ के अपने पास खींच लिया। धैर्य के ऐसे करने पे धानी धैर्य के ऊपर आके गिरी। धानी जब तक खुद को संभाल के उठने की कोशिश करती, तब तक धैर्य ने धानी को पूरी तरह अपनी बाहों में जकड़ लिया। धानी को धैर्य की इन हरकतों की वजह से गुस्सा आने लगा और वो घूर के धैर्य को देखने लगी। धानी के यूं घूरने पे धैर्य मुस्कुराया और धानी को वैसे ही अपनी बाहों में लिए हुए वो उठा और संभाल के कीचड़ वाले एरिया से बाहर आया। धानी ने अभी कस के धैर्य को पकड़ के रखी थी और उससे लिपटी हुई थी। धैर्य प्लीज संभाल के, वरना मैं गिर जाऊंगी, हम दोनों पूरी तरह से कीचड़ में सन चुके हैं, धानी घबराई हुई आवाज में बोली। और धानी के यूं बोलने पे धैर्य मुस्कुराया और बोला, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, इसलिए डरो मत और इस पल को एंजॉय करो। धैर्य नॉर्मल वे में बोल अपने कदम पैलेस की ओर बढ़ा दिया और धानी धैर्य की बात सुन उसे एक टक देखने लगी। अभी धानी की पकड़ धैर्य के गर्दन पे नॉर्मल हो गई थी और धानी सब कुछ भूल के धैर्य को देखे जा रही थी। धैर्य धानी की इन प्यारी से नजरों को एक टक खुद पे महसूस कर मुस्कुराया और बोला, चलो आज फिर से बाथरूम वाला रोमांस करते हैं, मजा आएगा। कहते हुए धैर्य पैलेस के अंदर आ गया और कमरे की ओर जाने लगा। उसके और धानी के ऊपर पूरी तरह से कीचड़ लगा हुआ था, जो कि पैलेस की संगमरमर की जमीन को गंदा कर रहा था। अभी अभी जिन सर्वेंट्स ने पूरे पैलेस में पोछा लगाया था, वो अपनी ही आंखों के सामने अपने घंटों की मेहनत को पानी में जाते हुए देख रहे थे लाचारी में। पर जब अगले पल उन सब की नजर फर्श पर से हटके धैर्य और धानी पे गई तो सभी हैरान हुए, पर अगले ही पल उन सब ने अपनी नजरों को दोनों पर से हटा लिया। धैर्य धानी को अपनी बाहों में वैसे ही उठाए हुए कमरे में ले गया और वॉशरूम में ला खड़ा किया और शावर को ऑन कर धानी के साथ शावर के पानी में भीगने लगा। धैर्य की आंखों में अभी लस साफ दिखाई दे रहा था। उसमें धानी को खुद में समा लेने की आग लगी हुई थी, जिसे महसूस कर धानी शर्मा गई और शर्म से उसने अपनी नजरों को झुका लिया। धैर्य धानी को देखते हुए उसके सारे कपड़ों को निकाल देता है और साथ अपने भी सारे कपड़े निकाल धानी को और खुद को क्लीन करने लगा। धैर्य धानी को क्लीन करते हुए धानी की बॉडी को सेंसुअल वे में हर जगह टच कर रहा था, जिससे धानी के रोंगटे खड़े हो रहे थे और वो आहें भरते हुए धैर्य के कंधे पे अपनी पकड़ को उसने और भी मजबूत करते जा रही थी। धैर्य धानी के मुंह से ऐसी सिडक्टिव आवाजें सुन अपना आपा पूरी तरह से खो देता है और धानी के होंठों पे अपने होंठ रख उसे किस करने लगा।
अभी धैर्य और धानी को किस करते हुए सिर्फ 2 ही मिनट हुए थे कि तभी धानी को कुछ अजीब सा फील होता है और वो धैर्य को खुद से अलग कर उल्टियां करना शुरू कर देती है। धानी के यूं अचानक उल्टी करने से धैर्य हैरान होता है, पर धानी को यूं उल्टी करते हुए देख वो अपनी हैरानी को साइड में रख धानी की पीठ को सहलाने लगा। धानी काफी देर तक उल्टियां करते रही। उल्टी होने की वजह से वो काफी ज्यादा थक गई थी, जो उसके चेहरे पे साफ महसूस हो रहा था। धैर्य धानी के चेहरे पे उस थकावट को देख धानी को अच्छे से क्लीन करके उसे बाथरोब पहना, खुद भी कमर पे एक टॉवल लपेट वॉशरूम से बाहर धानी को अपनी बाहों में लेके आता है और बेड पे अच्छे से लिटाते हुए बोला, रेस्ट करो तुम, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाता हूँ। धानी धैर्य के कहने पे बस हाँ में अपना सर हिला देती है और बेड पे कंफर्ट के साथ लेट जाती है। धैर्य धानी को लिटा क्लोजेट में जा पहले खुद कपड़े पहनता है, फिर धानी के लिए कपड़े ला उसे भी पहना देता है। धानी को सिर्फ उल्टियां हुई थी, पर उसके चेहरे को देख लग रहा था जैसे वो बहुत बुरी तरह से थकी हुई है, जिसे देख धैर्य को हैरानी हुई और उसने धानी को कंबल से अच्छे से कवर कर दिया और कमरे से बाहर आ कुछ डॉक्टर्स की टीम को बुला लिया। डॉक्टर्स की पूरी टीम धैर्य के कॉल करने के 15 से 20 मिनट के अंदर ही आ गई और धानी को सभी एक एक करके चेक करने लगे। एपिसोड 160। धैर्य और धानी दोनों ही वॉशरूम में थे और रोमांस कर रहे थे, पर अचानक ही धानी की तबीयत बिगड़ती है और वो धैर्य को खत से दूर कर उल्टियां करना शुरू कर देती है। धानी के यूं अचानक खराब हुए तबीयत से धैर्य को काफी चिंता होती है धानी के लिए, इसलिए वो एक पल की भी लापरवाही किए बिना लेडी डॉक्टर्स की पूरी टीम को ही बुला लेता है सारे सामान के साथ। धैर्य का डर डॉक्टर्स के अंदर कुछ ऐसा था कि वो सब के सब धैर्य के कॉल करने के 10 से 15 मिनट के अंदर ही आ जाते हैं धानी को चेक करने के लिए। धैर्य कमरे के बाहर खड़ा हो डॉक्टर्स के बाहर आने का वेट कर रहा था और डॉक्टर्स धानी को एक एक करके चेक कर रहे थे। धैर्य अभी टेंशन में यहाँ वहाँ टहल रहा था ही कि तभी पॉकेट में रखा उसका फोन रिंग होने लगता है। धैर्य फोन रिंग करने पे फोन को पॉकेट से निकाल उस पे फ्लैश होता नंबर देखता है तो तुरंत फोन पिक कर बोला, हम बोलो क्या हुआ। फोन के दूसरी तरफ रेहान था, जो कि अभी लैपटॉप पे शो हो रहे कैमरे की ओर देख रहा था। रेहान लैपटॉप पे शो हो रहे आदमी को देखते हुए, बॉस ये जैक्सन और उसका असिस्टेंट फिर से आ गए अपनी प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल लेके। क्या करूं मैं इन लोगों का। आपको अगर इस जैक्सन के साथ बिजनेस रिलेशन बनाना है तो आप इसे इतना दौड़ा क्यों रहे हैं, और अगर बिजनेस नहीं करना तो साफ मना क्यों नहीं कर देते आप इसे। ये जैक्सन और इसका असिस्टेंट रोज ऑफिस आ जाते हैं सर खाने के लिए, रेहान परेशानी भरे लहजे में बोला। और रेहान की बात सुन धैर्य बिना किसी संकोच के बोला, उस जैक्सन से साफ लहजे में बोल दो कि उसके साथ धैर्य सिंह रायजादा को बिजनेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए अपना टाइम वो यहाँ आके वेस्ट ना करे। रेहान धैर्य की बात सुन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, जिस वजह से उसके मुंह से तेज आवाज निकल पड़ती है। क्या बॉस, आपको अगर उसके साथ बिजनेस नहीं करना था, साफ तौर पे उसे मना ही करना था, तो आपने यही काम 1 महीने पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों कर रहे हैं आप। धैर्य सर्द लहजे में, मैं किसी के भी साथ बिजनेस करने से पहले उसके बीते हुए कल का पूरा बायोडेटा निकलवाता हूं, और अगर उस आदमी का बायोडेटा मुझे पसंद आता है तो मैं उस शख्स से बिजनेस डील करता हूं। पर जैक्सन का पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं मिला मुझे, सब कुछ क्लीन, कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ भी नहीं। यहां तक इस आदमी का सरनेम क्या है ये तक हमें नहीं पता, ऊपर से इसकी बातें मुझे अलग से इरिटेट करती है, और एक और वजह से उसके साथ बिजनेस ना करने का मेरा। धैर्य अपनी बात रेहान से कहने में संकोच करता है, पर रेहान को धैर्य से सारी बातें जाननी थी, इसलिए वो क्यूरियोसिटी के साथ बोला, और क्या वजह है बॉस, प्लीज बताइए। धैर्य बेरुखी भरे लहजे में, वो जब भी धानी के आसपास होता है तो मुझे जलसी फील होती है और उस समय मेरा मन इस जैक्सन का खून करने का कहता है, इसलिए भी मैं जैक्सन के साथ बिजनेस डील साइन नहीं करना चाहता। धैर्य की बात सुन रेहान की हंसी छूट जाती है, पर वो खुद को हंसने से रोकते हुए बोला, जैसी आपकी मर्जी बॉस। रेहान अपनी बात कह फोन कट कर देता है और फोन को देखते हुए हंसते हुए खुद से बोला, मेम के पास आप एक छोटे से पिल्ले तक को देख के जलस फील करते हैं बॉस। एल जैक्सन तो फिर भी एक मर्द है और वो भी आपसे ज्यादा हैंडसम, तो उससे आपका जलस फील करना तो बनता है। रेहान अपनी बात कह मुस्कुराने लगा और कुछ देर बाद उसने रिसेप्शनलिस्ट को कॉल किया और बोला, जैक्सन और उसके असिस्टेंट को कह दो कि धैर्य सिंह रायजादा को उसके प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अब उसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड काम के लिए डीएसआर इंडस्ट्री या फिर पैलेस आने की जरूरत नहीं है। रेहान अपनी बात कह फोन कट कर देता है और लैपटॉप पे अपना काम करने लगता है। वहां रिसेप्शनलिस्ट जैक्सन से वही सारी बातें कहती है जो रेहान ने उससे कहा था कहने के लिए। जैक्सन रिसेप्शनलिस्ट की बात शांत लहजे में सुन के उठ जाने लगता है, पर उसके असिस्टेंट को गुस्सा आ जाता है। वो रेहान और धैर्य से लड़ने के लिए ऑफिस के अंदर जाने लगता है, पर जैक्सन उसे शांत कराते हुए बोला, गुस्से और जल्दबाजी में ऐसा कुछ मत करो जिससे मेरा बना बनाया प्लान चौपट हो जाए। चलो यहाँ से। जैक्सन सख्त लहजे में ऑर्डर देता है, जिसे सुन जॉर्ज को ना चाहते हुए भी शांति से जाना पड़ता है। जैक्सन जॉर्ज के साथ डीएसआर ऑफिस से निकल के सीधे अपनी कार में जाके बैठ जाता है और शांति से वहां से चला जाता है जॉर्ज के साथ। कुछ देर में जैक्सन अपने उसी मकान में पहुंचता है जहां उसने अपने धैर्य को फंसाने के लिए अपना प्लान रेडी करके रखा था। जैक्सन उस मकान में पहुंच गुस्से में आसपास की चीजों को उठा के फेंकने लगता है
वो काफी देर तक घर की चीजों को तहस नहस करने के बाद शांत हो जॉर्ज से बोला, जॉर्ज, इस धैर्य को फंसाने के लिए हमें अब प्लान बी एग्जीक्यूट करना होगा। सभी को कॉल करो। आज रात में हम अपने प्लान बी को अंजाम देंगे। जॉर्ज जैक्सन से प्लान बी के बारे में सुन शॉक्ड हो जाता है और बोला, बॉस, आप प्लान बी को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उसमें आपके जान को खतरा हो सकता है। जैक्सन धैर्य और धानी की फोटो को घूर के देखते हुए, अगर मरता हूं तो मर जाऊंगा, पर इस धैर्य को लेके मरूंगा मैं। जाओ शुरू करो प्लान बी, जैक्सन चिल्लाते हुए बोला। और जैक्सन के यूं चिल्लाने पे जॉर्ज को ना चाहते हुए भी प्लान बी पे काम करने जाना पड़ा। आज और रह ले धैर्य तू अपनी मोहब्बत के पास, उसके बाद तेरी मोहब्बत और तेरा सुकून सब कुछ तुझसे छीन लूंगा मैं। दर्द से तड़पेगा तू, रोएगा, अपनी मोहब्बत को जगह जगह ढूंढेगा पर वो नहीं मिलेगी तुझे। जैसे मेरे लाख कोशिश करने पर भी मेरी बहन मुझे नहीं मिल रही, जैसे मैं अपनी बहन के लिए तड़प रहा हूँ, अपने बाप के प्यार को पाने के लिए तरस रहा हूँ, वैसे ही तू भी तरसेगा, तू भी वैसे ही तरसेगा। धैर्य सिंह रायजादा। जैक्सन गुस्से में धैर्य को घूरते हुए चिल्ला के बोला और एक नज़र उसके पास में ही खड़ी धानी को देख वहां से चला गया। वहीं दूसरी ओर रेहान लैपटॉप से दिव्या के मोबाइल को कनेक्ट कर उसमें राज द्वारा भेजे गए अश्लील फोटो और वीडियोस के आईपी एड्रेस और भी चीजों के जरिए उस मोबाइल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, जिससे राज ने वो सारी फोटो को हैक किया था। करीब 4 से 5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद रेहान उस मोबाइल तक अपने लैपटॉप के जरिए पहुंच जाता है, और जैसे ही उसे उस मोबाइल का पता लगता है, रेहान उस मोबाइल को अपने केबिन में बैठे बैठे ही दूर से ही हैक करना शुरू कर देता है। करीब 10 से 5 मिनट के मेहनत के बाद रेहान उस मोबाइल को पूरी तरह से हैक कर लेता है और उस मोबाइल में जितनी भी फोटो और वीडियो थी उन्हें अपने लैपटॉप पे ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मोबाइल जैसे ही हैक होता है वैसे ही राज को नोटिफिकेशन आ जाता है, पर क्योंकि राज अभी मस्ती में था इसलिए वो उस नोटिफिकेशन को पूरी तरह से अवॉइड कर दे रहा है, और क्योंकि रेहान फोटोज और वीडियोज को अपने लैपटॉप में अब ट्रांसफर कर रहा था इसलिए नोटिफिकेशन आने के काफी देर बाद भी राज के मोबाइल की लाइट्स ऑफिस नहीं होती। राज जो कि अभी अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने में बिजी था, उसका ध्यान अब भी अपने मोबाइल पे नहीं जाता, पर उसके एक दोस्त का ध्यान उसके मोबाइल पे चला जाता है और वो राज का ध्यान उसके मोबाइल पे करते हुए बोला, राज, तेरे मोबाइल में कुछ पिक्चर और वीडियोस ट्रांसफर हो रही है ऑटोमेटिकली, देख जरा। राज अपने दोस्त की बात सुन चौंक जाता है और अपना मोबाइल डेस्क पर से उठा चेक करने लगता है, और जैसे वो अपने मोबाइल के फोटो सेक्शन में जा फोटोज और वीडियोज को देखता है, सारे फोटो और वीडियो डिलीट देख हैरान होता है। राज हैरान से अपने दोस्तों से, सारे फोटो और वीडियो कहाँ चले गए? अब मैं उस घमंडी दिव्या को सबक कैसे सिखाऊंगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग।